हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लांस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे आपके आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो कि 2024 में लेटेस्ट आ चुकी है, जिसमें हम लोग आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024, साथ ही साथ जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम्स होने वाला है, अब जो 13 और 14 दिसंबर के आसपास दे दिया गया है नई डेट के अनाउंस के अकॉर्डिंग, तो ये तीनों ही एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र आई दृष्टि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आई है, जिसमें 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स है। लेकिन यहाँ पे जो 235-40 पेज की जो मैगजीन है, इसको हम लोगों ने हर एक टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं उन सभी को हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट किया है। और ये हम लोग पिछले साल से भी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट हो जाता है आप लोगों को। कम समय में मैक्सिमम चीज जो है कि रिवाइज हो जाती है और लगभग 110-115 पेजेस में पूरी कंप्लीट हो जाती है। इट मींस कि 60 से 62 पन्ने होते हैं और जो डबल कर दोगे आगे पीछे काउंट करके तो 120 पेजेस के आसपास हो जाती है। और इस तरीके से आपको पूरे टॉपिक हैंड रिटन नोट्स में दिए जाते हैं। हालांकि इस पीडीएफ को मैं आपको बता दूं कि क्लासेस तो फ्री होती हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, लेकिन हमारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे पेड मिलेंगी, जिसके लिए मैं एक आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं, 8527594636। आप यहां पर जाके व्हाट्सएप मैसेज कर लोगे, मेरी कांटेक्ट टीम से कनेक्ट कर लोगे कि करंट अफेयर्स आई दृष्टि आपको चाहिए, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, पेमेंट मेथड दे देंगे और वहां से आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। बहुत ही जेन्युइन प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है। लेकिन हार्डवर्क कितना किया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया जाता है कि भाई कहां कहां से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है। जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया है, खुद मैंने भी 2 बार मेंस दिया, तो पता रहता है कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और इनको स्किप नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कम समय में तैयार कर पाते हो। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था, इंटरनेशनल को भी कवर कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। और जिन भी मेरे दोस्तों ने, भाइयों बहनों ने पीडीएफ को परचेस कर लिया था, जिसमें उन्हें नेशनल मिला था या पार्ट 1 में नेशनल इंटरनेशनल मिल गया होगा, आज शाम को क्लास देखने के बाद आप साइंस की भी पीडीएफ ले सकते हो और कल सुबह आपको यूपी स्पेशल की पीडीएफ भी मिल जाएगी। कोशिश मेरी रहेगी कि रात 12-1 बजे तक मैं तैयार कर लूं और कल सुबह आपको यूपी पीसीएस की भी पीडीएफ मिल जाएगी। उसकी भी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज साइंस को। तो यहां पर जो आपका साइंस का पहला टॉपिक है वो क्या है? चंद्रयान 4 मिशन। अभी तक आप लोगों ने चंद्रयान 1, 2, 3 देखा था, लेकिन अब चंद्रयान 4 को भेजने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि टारगेट इसका 2027 से पहले है। क्या डिटेल है, क्या चर्चा में आया, क्यों आया, इस पे चर्चा कर लेते हैं। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पूरी एक कैबिनेट मीटिंग बैठती है, जहां पे बहुत सारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, मंजूरी दी गई, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे प्रपोजल थे। तो उसी में 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन के द्वारा, मतलब कि जो कैबिनेट मीटिंग थी, वहां पे चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी गई, पहली बात। दूसरा, इस मिशन में चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी का विकास और प्रदर्शन किया जाएगा। चेंजेस क्या आ रहे हैं? आपने देखा चंद्रयान फर्स्ट हमारा फेल हो गया, चंद्रयान सेकंड भी इवन की 90% सक्सेस हो गया था, लेकिन क्रैश कर गया था कुछ ही दूरी पर उतरने से पहले। चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को हमने बहुत ही एक गौरवान्वित होने वाली सफलता को अर्जित किया, जिसमें हम लोगों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया में पहले देश बन गए जो साउथ पोल पे क्या करते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते हैं। ओवरऑल में अगर हम चंद्रमा पे लैंड करने की बात करें, 4th नंबर पे आते हैं। लेकिन वो आपका जो चंद्रयान 3 था वो वापस आपके पृथ्वी पे यानी इसरो के पास वापस नहीं आया। लेकिन अब जो चंद्रयान 4 आएगा उसका ये टेक्नोलॉजी रहेगा कि भाई चंद्रमा की सतह पर तो जाओगे, ये उपलब्धि तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन आपको वापस फिर पृथ्वी की सतह पर भी आना है। इट मींस कि वापस आपको पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचते हुए पूरी तरीके से सुरक्षित होकर पृथ्वी पर वापस आना। तो इस टेक्नोलॉजी का हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और इसमें जो व्यय होगा लगभग 2104 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया। हो सकता है इससे ज्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। 36 महीनों के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम सितंबर 2024 से भी काउंट कर लेते हैं 36 महीने, इट मींस कि 3 साल, तो सितंबर 2027 के आसपास तक इसे पूरा लॉन्च कर देना हर हाल में। अच्छा, चंद्रमा पे जो अलग अलग मिशन गए थे उनके बारे में आपको बस कम से कम डेट तो पता होनी चाहिए। चंद्रयान फर्स्ट आपका गया था 22 अक्टूबर 2008 में, हालांकि फेल हो गया था। चंद्रयान सेकंड गया था 22 जुलाई 2019 में, यह भी क्रैश लैंड कर गया, जो है कि इसका क्रैश हो जाता है। और चंद्रयान 3 जहां पर हमें सफलता प्राप्त होती है, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने यहां से लॉन्च किया था और ये चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है। जिसके बाद
भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या नेशनल स्पेस डे। और इसको जो भेजने के लिए जो मतलब कि लॉन्चर का यूज किया गया था उसको हम एलवीएम 3 कहते हैं। ठीक है, लॉन्च व्हीकल जो होता है मिसाइल, एलवीएम 3 से भेजा गया था। एलवीएम 3 कोई और नहीं बल्कि जीएसएलवी का ही एक नामकरण कर दिया गया। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि चंद्रयान 4 में क्या क्या बातें होंगी। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए एक होता है आपका आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, लेकिन यहां पर भी हम आईएसएस वर्ड यूज करेंगे कि इंडियन स्पेस स्टेशन। इसकी भी मंजूरी 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दी गई थी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है कि हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में एक भारत के स्तर पे अपना स्टेशन एक एस्टैब्लिश करेंगे। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल का विकास भी किया जाएगा जिसको हम BAS-1 कहेंगे। यहां पे हिंदी में आप बात करोगे इसको, B से भारतीय, A से अंतरिक्ष और S से स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो मॉड्यूल फर्स्ट होगा, पहला ट्रायल होगा, इसका प्रक्षेपण भी अभी 2028 में प्रस्तावित है। लेकिन प्रक्षेपण करने से पहले बहुत सारे जो नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होती है, इन सभी चीजों को क्लियर आउट किया जाएगा। हालांकि परिचालित तौर पे यानी कि ऑपरेशनल स्तर पे, क्योंकि अभी तो 2028 में प्रस्तावित है हम भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, लेकिन वहां पे जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होगी, परिचालन उसका होगा, वो निर्माण का लक्ष्य रखा गया लगभग 2035 तक निर्धारित किया गया कि उस समय तक हम इसको पूरा एस्टैब्लिश कर लेंगे और उसके बाद इसका परिचालन शुरू कर देंगे। क्योंकि 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को भी प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया, यानी चंद्रमा पे 2040 तक हम क्या करेंगे, मानव को भेजेंगे, मनुष्य को भेजेंगे। और उसके लिए जो है कि हमें पहले से पूरी जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रमा में क्या क्या हमें प्रिकॉशन करनी पड़ेंगी, स्पेस के स्तर पर हमें क्या क्या करना होगा। तो इनकी पूरी तैयारी चल रही है। अब चलते हैं हम एक और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, जो हमारा पृथ्वी की क्या होती है, सबसे नजदीक का तारा कह सकते हो, यानी कि ग्रह कह सकते हो, जिसमें सुबह का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, पृथ्वी की बहन, इस तरीके के टाइटल दिए जाते हैं। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में VOM, जैसे हमने इससे पहले क्या किया था, मॉम को आयोजित किया था, 2013 में किया था, 2014 में पहुंच गया था, क्या कहा गया था इसे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स मतलब मंगल का जो ग्रह किया गया था, जिसपे अक्षय कुमार की एक मूवी भी आई हुई है, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो वहां पे मॉम कह दिया, यहां पे वॉम का मतलब होगा वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसको स्वीकृति दे दी गई है कि हाँ, भारत सरकार क्या करेगी, यानी भारत की तरफ से अब शुक्र ग्रह पर भी एक क्या भेजा जाएगा, मिशन भेजा जाएगा। क्योंकि यह मिशन सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र के अन्वेषण, यानी उसकी खोज, उसकी जो परतें हैं, स्ट्रक्चर, उनके बारे में करेगा। और ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि अनुमति दे दी गई है। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, पहला उद्देश्य। दूसरा, जो शुक्र ग्रह की जो सघन वायुमंडल है, कि क्यों है सघन वायुमंडल, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। और तीसरा, शुक्र ग्रह के वायुमंडल पे सूर्य के प्रभाव की जांच भी की जाएगी। क्योंकि आपको पता है, जब हम दूरी के हिसाब से देखते हैं तो यहां पे अगर मान लो मैंने सन को रख दिया सूर्य को, तो इसके जो सबसे नजदीक ग्रह देखने को मिलता है वो मिलता है मरकरी अर्थात की बुध। उसके बाद आपको देखने को मिलता है वीनस अर्थात आपको शुक्र देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अर्थ मतलब पृथ्वी हो गया। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मार्स अर्थात मंगल। तो ये क्रम होता है। तो यहां पर यह भी देखा जाएगा कि भाई वीनस जो है कि कुछ भी है तो पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से ज्यादा नजदीक है, तो उस पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके वायुमंडल में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो ये हो गया वीनस ऑर्बिटर मिशन। अब यहां पे हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह जो ग्रह है आपका वीनस ग्रह, इस पर भी तो दुनिया के और भी देशों ने अलग अलग मिशन भेजे होंगे। तो इनको भी आप जैसे समझोगे कि मैरिनर 2 जो कि एक पहला सफल मिशन था जो नासा का था और दिसंबर 1962 में लॉन्च किया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो इसकी सफलता यह थी कि ये पहली बार शुक्र की जो पेरिफेरी होती है, यानी कि शुक्र का जो वायुमंडल होता है, वहां से पहली बार ये गुजरा था। उस पर गया नहीं था लेकिन गुजर गया था वहां से। मैगेलन की बात करेंगे तो नासा के द्वारा 1989 में प्रक्षेपित किया गया था और इसके द्वारा शुक्र की सतह का पहली बार हमसे छवि ली गई थी, यानी कि
फोटो खींच के दी गई थी कि भाई शुक्र देखने में कैसा लगता है। और वीनस एक्सप्रेस जो कि नवंबर 2005 में प्रक्षेपित हुआ था और पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था जो शुक्र ग्रह की कक्षा में भी प्रवेश कर गया, उसके गुरुत्वाकर्षण के रेंज में प्रवेश कर जाता है। फिर दो और हम देखेंगे जो फ्यूचर में प्रस्तावित है, जिसको हम लोग बोलेंगे दा विंसी, अर्थात नासा के द्वारा 2030 तक प्रस्तावित है। और नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिटस। वेरिटस की बात करेंगे तो ये नासा का भविष्य में किया जाने वाला मिशन है, हालांकि अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं की गई कि हम इसे कब तक लॉन्च कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो शुक्र ग्रह से संबंधित थे। अब यहां तक आपने अगर वीडियो को देख लिया, टॉपिक को देख लिया, आपके पास 90% मैं मान के चल रहा हूं स्टूडेंट ऐसे जिनके पास ये मैगजीन ऑलरेडी आ चुकी है, या तो उन्होंने मार्केट से खरीद लिया या फिर पीडीएफ मिल चुकी होगी। और आप उस पीडीएफ के माध्यम से, उस बुक से अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां लाइन टू लाइन रटनी पड़ रही होंगी। उसमें एक सीक्वेंस बनाने में दिक्कत आ रही होगी, क्रोनोलॉजी बनाने में दिक्कत आ रही होगी कि यार कौन से पॉइंट ऐसे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन से ऐसे जो हमें बस पढ़ के छोड़ देना चाहिए, उनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इस नोट्स में देख पा रहे होगे कितने सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज को डिजाइन किया गया कि आपके सारे फैक्ट भी कवर हो जाए और एक्स्ट्रा जो यूजलेस चीजें हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी उसे हम हटाते हुए आगे बढ़ जाए, तो कम समय में जल्दी खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं अगले पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण। यहां पे आपको समझना होगा उपग्रह का मतलब होता है इंग्लिश में सैटेलाइट, और प्रक्षेपण का मतलब होता है व्हीकल, यानी कि लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, जो हम रॉकेट जिन्हें हम तैयार करते हैं, जैसे पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, आरएलवी हो गया। पीएसएलवी का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस। तो इस तरीके की हमारे पास क्या है, एक तरीके से रॉकेट है जिनके ऊपर हम कुछ पेलोड्स या फिर हम सैटेलाइट वगैरह कैमरे वगैरह लगा के भेजते हैं अंतरिक्ष में, और वहां से हमें सारा डेटा वगैरह भेजते हैं। तो इस तरीके के हम नए पीढ़ी के अब एक नए सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। तो 18 सितंबर 2024 को यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के द्वारा जो है कि मंजूरी दे दी गई। इसका क्या नाम है? NGLV, इन शॉर्ट इनको NGLV कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का विकास होगा। ध्यान देना कि ये जो एल्वियम 3, क्योंकि एल्वियम 3 से ही आपका क्या गया था, चंद्रयान गया था थर्ड, और एल्वियम 3 कुछ और नहीं है बल्कि GSLV का ही नया नाम दे दिया गया है। पहले GSLV इसको बोलते थे, जियो सिंक्रोनस जो है कि लॉन्च व्हीकल, लेकिन हम उसे एल्वियम कह रहे हैं। तो सोचो ये जो हम नई पीढ़ी का जो डेवलप करेंगे ना, इसकी 3 गुना अधिक नीति भार ले जाने की क्षमता होगी। नीति भार का मतलब होता है जो उस पे हम पेलोड्स वगैरह लगाते हैं, जो सैटेलाइट लगाते हैं, जो कैमरे लगाते हैं, रेडिएशन लगाते हैं, वो चीजें। फॉर एग्जांपल कि जीएसएलवी या एल्वियम 3 के पास इतनी क्षमता है कि ये अगर 1000 किलोमीटर से ऊपर जाना है पृथ्वी के, तो बहुत करेगा तो ये 500 किलोग्राम का वजन ले जा पाएगा, या बहुत करेगा 800 किलोग्राम का वजन ले जा पाएगा। सैटेलाइट जब बनता है, लोहे का होता है चाहे एल्यूमिनियम का, जिसका ही बने, तो भाई उसमें वजन तो होता है। लेकिन अब जो हम नया वाला बनाएंगे ना NGLV, अगर ये डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, तो इसके पास लगभग 800 किलोग्राम की जगह हम कह सकते हैं 3 गुना अधिक, यानी कि 2500 किलोग्राम तक का जो है कि पेलोड से ले जा सकता है आसानी से 1000 किलोमीटर की दूरी पे ही। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, तो इसीलिए हम इसको डेवलप कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास तो PSLV जैसा भरोसेमंद जो है कि लॉन्च व्हीकल पहले से ही है, GSLV जैसा जो 35,000 किलोमीटर की दूरी को भी कवर कर लेता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे NGLV को डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं NGLV एक RLV भी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी होगा। मतलब एक बार अगर हमने अपने किसी मिशन के द्वारा भेज दिया किसी शुक्र पे, मंगल पे, चंद्रमा पे, किसी पे भी, तो वो जो आपका रॉकेट होगा ना NGLV, वो वापस पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हुए इसरो के अकॉर्डिंग जहां भी उसे मतलब कि टेक ऑफ मतलब लैंड कराना है, वहां पर वो उसे करा लेगा। सामान्यतः समुद्र वगैरह में कराया जाता है तटीय क्षेत्र में, ताकि उसको रिकवर कर लिया जाए, और जो भी उसमें थोड़ी बहुत टूट होगी, फूट होगी, या जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट होगा, उसे सही करके दोबारा एक हम और मिशन उससे लॉन्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें बार बार पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो पैसे लगते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा जो है कि वित्तीय संसाधन बचेगा। इसीलिए RLV पे अब लगातार ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूं लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर हर एक चीज समझ में आ रही होगी, आपको रटना नहीं पड़ रहा होगा, चीजें समझ में आनी चाहिए, साइंस तभी आप समझ पाओगे। देख लेते हैं NGLV की 3 विकासात्मक उड़ानें भी होंगी, क्योंकि कोई भी अगर हम नया नया लॉन्च व्हीकल लेते हैं तो उसकी कम से कम 3 तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है अलग अलग लेवल पे, जिसको हम लोग D1, D2, D3 कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट 1, डेवलपमेंट 2, डेवलपमेंट 3, विकासात्मक चरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसकी आयोजित होंगी। और जिसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 96 माह। 96 माह को अगर आप 12 से डिवाइड कर
कर दोगे तो 12×96, इट मीन्स कि लगभग 8 साल में इसको हम पूरी तरीके से प्रॉपर तीनों इसकी चरणों की जो उड़ान होगी उसको हम संचालित करके प्रॉपर जो है कि वेरीफाइड कर देंगे कि हाँ भाई अब ये स्पेस में जाने के लिए कैपेबल हो गया है। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं एक और अगले मिशन की ओर, जो हमारा नाम रहेगा पोलारिस डॉन मिशन। क्या होता है ये पोलारिस डॉन मिशन? 10 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। तो पहली चीज कि पोलारिस डॉन मिशन हमारे भारत का नहीं है, नासा का है, और ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हालांकि उसके ऑनर को पागल सुल्तान भी कहते हैं, मैंने इतना हिंट दे दिया, कमेंट सेक्शन बताना आप लोग। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, क्योंकि फाल्कन 9 जो है ना सबसे प्रभावशाली और सबसे जो है कि ताकतवर उनका लॉन्च व्हीकल होता है, और इसमें 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो नासा क्या करेगा, इसमें 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। वो 4 लोग कौन कौन से ये आपको देखना होगा, क्योंकि ये नाम भी याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने इंडिया में भी तो 4 लोगों के नाम पढ़े हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एस्ट्रोनॉट विंग्स भी दिए हैं, जो गगनयान मिशन को जो है कि कंप्लीट करेंगे, तो वो अलग है। यहाँ पे हम नासा के माध्यम से देख रहे हैं कि पोलारिस डॉन मिशन में जो 4 लोग हैं उनके नाम क्या है। एक हो जाएंगे जेरेड इसाकैमन, जो कि मिशन के कमांडर भी हैं, स्कॉट पोर्टिट, साराह गिलिस और अन्ना मेनन। ये 4 लोग जो है कि क्या करेंगे, नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो पोलारिस डॉन मिशन नाम रखा गया है, तो ये 5 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा के 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस भी आ गए, और इस दौरान पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई भी इन्होंने प्राप्त की थी। हालांकि इससे पहले जो अपोलो 11 का जो मिशन गया था उसमें ही सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त की गई थी, यानी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक आप जा सकते हो। लेकिन इस पोलारिस में क्या हुआ कि उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक चले गए थे, और इसका जो नामकरण है वो एक पोलारिस नाम के एक तारा मंडल के नाम पर रखा गया, यानी कि कॉन्स्टलेशन के नाम पर हमने पोलारिस करके नाम रखा गया। तो कुल मिला के पोलारिस डॉन मिशन किसका है, नासा के द्वारा संचालित हुआ। इसमें कौन से 4 लोग गए अंतरिक्ष में, तो वो 4 लोगों के नाम भी बता दिए मैंने, और इसमें आप देखोगे कि पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई को प्राप्त किया गया पृथ्वी से। अब चलते हैं हम लोग ISS हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस। अब यहां पे ISS का मतलब हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगस्त 2024 में यूएस की एक कंपनी है, उसका नाम ही है दोस्तों एक्सियोम स्पेस। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये उसका नाम ही है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना एक्सियोम स्पेस, ये कोई मिशन नहीं बल्कि एक कंपनी का नाम है। लेकिन इसने इसरो के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जो गगनयान होने वाले हैं जिसमें 4 लोगों को भेजा जाएगा, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक अनुभव हो जाएगा इस मिशन के द्वारा। आगे बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको SFA भी कहेंगे, यानी कि स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट यहां पे किया गया, अंतरिक्ष उड़ान समझौता। तो यहां पे जो एक्सियोम कंपनी है उसने इसरो के साथ क्या किया, एक समझौता कर लिया, हस्ताक्षर किया। क्या कहा जाएगा, एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि एक भारतीय को भी भेजा जाएगा। और इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं भारतीय, तो पहली प्रेफरेंस दी जा रही है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को, जो कि प्राइम मेंबर होंगे, अर्थात यहाँ पे अमेजॉन प्राइम मेंबर नहीं बल्कि पहली प्राथमिकता इनको दी जा रही है। इनकेस मान लो कि देखो भाई ये तो ह्यूमन बॉडीज है, नेचुरल कॉज कभी भी हो सकती है, मान लो कभी उनको जो है कि मिशन पे जाना है, बॉडी उनकी जो है कि रिकवर नहीं हो पाई, या कभी तबियत खराब हो गई, कोई भी वजह हो गई, तो उनको हटाते हुए तुरंत एक बैकअप के तौर पर रखा गया ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को। हालांकि ये दोनों ही लोग आपके गगनयान मिशन में भी शामिल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों में से पहले तो हम प्रेफरेंस करेंगे शुभांशु शुक्ला जी को, ससुरक्षित रहेंगे तो इन्हीं को भेजा जाएगा सबसे पहले। बैकअप के तौर पर रखा गया कि भाई बालकृष्णन नायर, तो क्या होगा इससे, ट्रेनिंग दोनों लोगों को साथ साथ दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले जाएंगे शुभांशु शुक्ला। और जब ये पहला व्यक्ति होगा जो किसके साथ जाएगा, एक्सियोम मिशन के साथ, यही नासा के साथ चला जाएगा जब ये, तो वहां से ये जो अनुभव सीख के आएंगे, फिर ये बताएंगे कि भाई स्पेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, मेरे रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो इन सभी के माध्यम से हम गगनयान जैसे मिशन को और स्ट्रांग कर सकेंगे। और इसी दौरान अगर मैं आपको 4 नाम भी बता दूं कि गगनयान मिशन में जो 4 व्यक्ति जाएंगे, जो कि 2040 तक जाएगा, तो एक रहेंगे प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरे हैं शुभांशु शुक्ला, जो आपको ये दोनों नाम यहां पर देखने को मिल गए। 2 अतिरिक्त लोग हैं अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। तो ये चारों में से 2 लोग तो जा ही रहे हैं, ठीक है, हालांकि जाएंगे एक प्राइम नंबर पे, अगर मान लो वो नहीं जा पाते तब जो है कि आपके बालकृष्णन नायर जाएंगे। तो ये 4 लोगों का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम अनाउंस करने के साथ एस्ट्रोनॉट विंग दे दिया। विंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो पंख होते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनके लिए
स्पेशली तैयार किया था एक सूट को, जिसको वो लोग पहनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हर एक चीज फिट होती है। तो ये उनको प्रदान कर दिए गए कि भाई तैयार रहो, 2040 तक आपको जाना है। कैसे जाना है, क्या होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहां पर देखते हैं मिशन रूमी, एक नेक्स्ट मिशन की बात करेंगे। मिशन रूमी अच्छा मिशन है और यहां पर बहुत सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर पाओगे साइंस की। मिशन रूमी की बात करेंगे, 2024 लिखा हुआ है, यानी 24 अगस्त को भारत द्वारा विश्व में पहली बार रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण कर दिया गया। जब ये वर्ड देखा ना मैंने, मोबाइल लॉन्चर, तो सामान्यतः मैंने तुरंत फिर गूगल किया और वहां पे देखा मिशन रूमी क्या है। तो आप लोग भी क्या करो ना, जैसे किसी चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं समझ में आता, हम रट रहे हैं, तो डायरेक्टली आप क्लास को पॉज करो, चाहे तो अभी, या क्लास देखने के बाद वैसे होगा, पॉज करो और डायरेक्ट आप गूगल पे जाओ, देखो मिशन रूमी, तो आप उसकी वीडियो क्लिप में जाओगे। जो वहां के डायरेक्टर हैं थिरुविंदथाई, जिनके नेतृत्व में थिरुविंदथाई नहीं, ये रहे मायल स्वामी अन्नादुराई, तो इनकी एक वीडियो क्लिप है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने इसको लॉन्च किया। तो एक तरीके से देखो, जैसे कि जमीन पे खड़ा हुआ एक रॉकेट टाइप का है, उसी में से जो है कि इसको लॉन्च किया था। मोबाइल लॉन्चर यही होते हैं सामान्यतः, कि सड़क पे खड़े होकर कहीं से भी लॉन्च कर दो, इसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आप देखोगे कि तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविंदथाई से ही लॉन्च कर दिया गया। कोई बहुत ज्यादा उसमें हाय तौबा नहीं करनी थी, वहीं से लॉन्च कर दिया। हालांकि पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है, क्योंकि इसमें कोई आतिशबाजी या टीएनटी शामिल नहीं है, जो कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन होती है। जैसे जब भी कोई रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे बहुत विषैली गैस निकलती है। हालांकि आग तो इसमें भी निकलेगी, क्योंकि ये रिएक्शन पे काम करती है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया करेगी, प्रतिक्रिया लगेगी ताकि ऊपर जा सके। परंतु इसमें कोई भी टीएनटी या आतिशबाजी जैसे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो पर्यावरण को हार्मफुल होते हैं, वो नहीं है इसमें शामिल। तो इको फ्रेंडली कह सकते हो आप इसे। और बात करते हैं रूमी 1 के बारे में, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुनिया का पहला है दोस्तों जो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया। यहां पे देखोगे कि जो रूमी फर्स्ट यानी पहला मिशन है, तो इसके रॉकेट को तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों पर आधारित है। यह मिशन रूमी मायल स्वामी अन्नादुराई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया। हालांकि मायल स्वामी अन्नादुराई को द मून मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, द मून मैन ऑफ इंडिया भी कहता है, क्योंकि चंद्रयान मिशन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रह चुकी है। और इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत लॉन्च किया गया। ये जो रूमी मिशन है, ये आपका जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि अलग अलग जो प्रैक्टिस की जा रही है, जो ट्रेनिंग की जा रही है, वो कुछ अलग अलग मिशन के माध्यम से की जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहां पर एक आपने सबसे कंफ्यूजिंग पढ़ा होगा, जिसको मैंने बहुत आसान कर दिया, SSLV D3 EOS-08 मिशन। पहले तो इनके नाम में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये हो क्या रहा है, ये क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है भाई। तो चलो इसको भी आसान कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप ग्लैंस एकेडमी के साथ वीडियो देख रहे हो, शेयर कर रहे हो अपनी नॉलेज को, समय जो है कि यहाँ पे दे रहे हो, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव ही चीजें मिलेंगी, ये नहीं कि टाइम वेस्टिंग मिले। समझते हैं यहाँ पे। देखो 16 अगस्त 2024 को SSLV की थर्ड विकासात्मक उड़ान सफल रही और इसलिए इसको D3 कह दिया गया। SSLV D3, तो पहली चीज क्लियर हो गई। D3 का मतलब क्या हो गया कि डेवलपमेंट का थर्ड चरण आपका कंप्लीट हो गया। दिमाग में आ रहा है कि सर SSLV क्या होता है, ये चीज नहीं पता चली, तो इसे कहते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि लघु उपग्रह प्रमोचन यान। अब क्या होता है, जैसे हमें बड़े बड़े सैटेलाइट जो भेजने होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, संचार सैटेलाइट जिसे हम लोग कहते हैं, या अलग अलग जो है कि रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट होते हैं, तो इन बड़े सैटेलाइट को भेजने के लिए हम PSLV या GSLV, जिसको LVM कहते हैं, इस तरीके के लॉन्च व्हीकल को यूज करते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, हमें छोटे छोटे सैटेलाइट भेजने होते हैं, कुछ छोटे से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कुछ रीजनल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो हम बार बार अपने PSLV जैसे महान विश्वसनीय जो है कि लॉन्च व्हीकल को खराब नहीं कर सकते। उसके लिए इसरो ने क्या किया, एक SSLV तैयार किया कि क्यों ना हम छोटे छोटे जो है कि सैटेलाइट को भेजने के लिए छोटे लॉन्च व्हीकल का प्रयोग कर लें। इसी को कहा जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और सामान्यतः त्रिचरणीय रॉकेट है, जिसमें सभी चरण आपके ठोस प्रणोदक से युक्त होते हैं, लिक्विड के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ठोस प्रणोदक होते हैं। और ये इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। इसरो का ये, जैसे आपका PSLV हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, LVM-3 हो गया लॉन्च व्हीकल जो की, और GSLV कह दो, लेकिन अब एक नए तरीके का इसको तैयार किया जा रहा है SSLV। लेकिन इस पे हम तभी तो भरोसा कर पाएंगे जब इसकी तीनों चरणों की, विकासात्मक चरणों की क्या होगी, ट्रेनिंग हो जाएगी पूरी। तो अभी जो लेटेस्ट हुई थी 16 अगस्त में, ये D3 हुई थी सबसे लेटेस्ट, लेकिन इससे पहले D2 D1 कब कंप्लीट हुई, तो ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। SSLV D1 की जो प्रथम चरण की विकासात्मक उड़ान हुई थी वो अगस्त 2022 में हुई थी। D2 की जो सफल उड़ान हुई थी फरवरी 2023 में, और D3 की जो अभी लेटेस्ट की गई अगस्त 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया।
क्लियर हो गया, तीनों ही मिशन इसके सफल हो गए। यानी अब हम कोई भी छोटा छोटा जो सैटेलाइट हमें भेजना होता है रीजनल स्तर पे, हम इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं एसएसएलवी का। और इसके एक पेलोड जो कि लोरा M2M का विकास SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के द्वारा किया गया, जो कि पेलोड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्कूल भी बन गया। क्योंकि जब इसकी D3 उड़ान की जा रही थी तो ये हुआ कि भाई जब पेलोड लेकर ही हमें भेजना है तो क्यों ना हम छोटे छोटे पेलोड्स में यानी सैटेलाइट को एक ट्रायल भी कर ले। तो जो इस पर पेलोड भेजा गया LORA M2M, ये पेलोड बनाया गया था आपके चेन्नई में एक स्कूल स्थित है SRM पब्लिक स्कूल, और इस तरीके से पेलोड लॉन्च करने वाला ये भारतीय क्या बन गया, पहला भारतीय स्कूल भी बन गया। तो समझ में आ गई होगी बात इन शॉर्ट करके कि SSLV D3 मतलब तीसरी उड़ान, और ये अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी इसको हम लोग कह देते हैं इन शॉर्ट। चलिए आगे देख लेते हैं अगला जो आपका मिशन है, जहां से प्रश्न पूछने का पूरा चांस रहेगा इस बार कि पुष्पक क्या है। सीधा प्रश्न आएगा पुष्पक क्या है भैया। ये इसरो का एक RLV है। RLV मैंने आपको बताया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी एक बार हमने लॉन्च कर दिया वो अपने लक्ष्य को भेद के या सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस में वापस आ जाएगा पृथ्वी की कक्षा में, और जहां इसरो चाहेगा वहीं पे उसे लैंड करा देगा, ताकि उसमें जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी आएगी उसे सही किया जाएगा और फिर एक उससे दूसरा मिशन लॉन्च किया जा सकेगा, जिसमें हमारे बहुत बड़े पैसे बच जाएंगे। 23 जून 2024 को इसरो ने RLV का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का तीसरा और अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। देखो वर्ड में ही क्या दे रहा है, इसको LX भी बोल देते हैं, LEX भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके शब्द से ही देख पा रहे हो कि रीयूजेबल में लॉन्च व्हीकल के तौर पे इसने अपनी उपलब्धि हासिल कर ली। अब इसका जो ट्रायल हो रहा है कि भाई सुरक्षित रूप से कैसे आप पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें एंट्री करा के भारत के किसी भी तटीय क्षेत्र पे इसे वापस प्राप्त कर सकते हो। हालांकि इसने तीनों चरण सफल कर लिए। तो इसके कौन कौन से हुए थे, LEX यानी कि लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 01 जो पहला परीक्षण हुआ था अप्रैल 2023 में संपन्न हुआ, तब भी इसने सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी। जो LEX जो 02 हुआ वो मार्च 2024 में हुआ, और थर्ड वाला का जो परीक्षण हुआ अभी लेटेस्ट जून 2024 यानी कि 23 जून 2024। तो कह सकते हो कि अब ये इसरो का एक नया RLV यूज हो जाएगा, यानी कि ये भी पूरी तरीके से सफल हो गया। इसको पुष्पक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये पंखनुमा यानी विंग्ड के प्रक्षेपण यान की वजह से इसको पुष्पक नाम दिया गया। तो जब कुछ ऐसी नई नई चीजें मिलती है ना तो आप गूगल किया करो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे होते हैं, भले वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के क्यों ना हो, वो बीटेक क्यों ना किए हो, कंप्यूटर साइंस के बच्चे क्यों ना हो, लेकिन कई बार होता है कि रिसर्च डेवलपमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी उनकी कम होती है। तो जब एक बार आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हो या फिर गूगल पे विजिट कर लेते हो, इमेज देख लेते हो, तो दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि छतरी की तरह बना होता है, गोल गोल होता है, इसलिए इसको पुष्पक यान के नाम से दे दिया गया। और इसको जो जून 2024 में RLV का जो थर्ड वाला जो चरण कंप्लीट हुआ था, इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रमोचित किया गया था, चिनूक लड़ाकू विमान से, और यहां पे ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। देखो इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में अगर आप टॉपिक को कवर करोगे ना, तभी चीजें तैयार होंगी एक फ्रेम में, नहीं तो पूरी मैगजीन पढ़ोगे लाइन टू लाइन क्लियर भी नहीं हो पाएगी। आगे पॉइंट पे बात करेंगे, नया एक टॉपिक है पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट। अब आप देखोगे सर विश्व का प्रथम रॉकेट हो रहा है तो भाई चर्चा की बात है, लेकिन ये 3D प्रिंटेड है। 3D प्रिंटेड में क्या बात होती है, तो देखो 30 मई 2024 को एकल 3D मुद्रित इंजन, जिसको हम लोग सिंगल पीस 3D प्रिंटेड यानी एक ही ये पीस हुआ, और यह इससे युक्त था और विश्व का प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। कहां से हुआ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपण हो गया। अच्छा, इसका जो डेवलपमेंट था यानी इसका जो प्रक्षेपण था वो किसने किया, तो एक प्राइवेट नाम की कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी जिसे हम स्टार्टअप भी कह सकते हैं। वो स्टार्टअप कौन सा है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ये चेन्नई की एक कंपनी है जिसको हम स्टार्टअप के तौर पे भी कह सकते हैं। और यह प्रक्षेपण भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से भी हुआ, जिसका नाम धनुष रखा गया है। अब यहां पर मुझे बताओ, क्योंकि आपको पता है कि इसरो के पास जो भी लॉन्च पैड होते हैं, श्री हरिकोटा में होता है, या फिर जो है कि सतीश धवन सार वाला हो गया, या APJ अब्दुल कलाम का हो गया, ये सभी सरकारी होते हैं, सार्वजनिक स्थल के होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका मन किया और आप जाके वहां से कुछ भी लॉन्च कर लोगे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा एक निजी स्तर पर भी लॉन्च पैड तैयार किया गया, जहां पे निजी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां, वो अपने लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर सकती हैं। तो इसका नाम रखा गया है धनुष, प्रथम निजी लॉन्च पैड। तो यहां से लॉन्च किया गया किसको, 3D प्रिंटेड जो है कि सिंगल पीस था इंजन, इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें दो तीन बातें क्लियर कर दूं मैं बहुत आसानी से। देखो पहली चीज कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड जो इंजन था ना, ये
विश्व का प्रथम रॉकेट था जिसको अग्निबाण SORTED नाम दिया गया। तो जो इंजन है जिसको आप 3D प्रिंटेड इंजन पढ़ रहे हो, इसको नाम क्या दे दिया गया? अग्निबाण सॉर्टेड बोल दो, SORTED इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई थी। तो ये आपको अग्निबाण नाम से याद रखना है। प्लस इसमें प्रयुक्त रॉकेट इंजन को एगिलेंट मतलब कि अग्निलेट यानी अग्निलेट कह दिया गया। जो आपका जो रॉकेट का इंजन था उसको नाम दिया गया। और अग्निबाण की अगर हम बात करें तो एक द्विचरणीय रॉकेट है, किंतु अग्निबाण सॉर्टेड ये एकल चरणीय प्रक्षेपण यान है जो कि अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा चालित है। जनरली तो अग्निबाण के जितने भी रॉकेट होते हैं वो 2 चरण के होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रयोग किया गया ना 3D प्रिंटेड वाले में, इसमें 1 चरण वाला प्रयोग किया गया, इसलिए इसको अर्ध क्रायोजेनिक या सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं इसको। अब चलते हैं एक नेक्स्ट मिशन की ओर, ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारा ये फैक्ट है, दिमाग में बैठाना और थोड़ा मुश्किल होता है और इसको आप एक बार में नहीं बैठा पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से 3 बार क्लास को देखना पड़ेगा, या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसकी PDF ले लीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है कि वहां से टीम से कॉन्टेक्ट करके तो वहां से आप PDF अपना प्रिंट आउट निकालो और क्लास के साथ दोबारा पढ़ो। तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें इजीली मतलब दिमाग में एकदम बैठती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका करंट कब तैयार हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन, USA की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन नाम से, इसके द्वारा 19 मई 2024 को NS-25 मिशन का प्रक्षेपण किया गया और इसमें 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 6 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया गया? भेजा गया। अभी इससे पहले हमने कहां पे पढ़ा? पोलैरिस डॉन मिशन में, जिसमें 4 लोगों को भेजा गया। किसमें? पोलैरिस डॉन मिशन में 4 लोगों को भेजा गया। याद आ गया? अभी हमने पीछे पढ़ लिया। और इसके बाद एक और मिशन भेजा मतलब पढ़ा जहां पे भेजने की तैयारी हो रही, जिसमें भारत के भी 2 लोग जाने की तैयार हैं। याद आ रहा है? जिसको हम लोगों ने कहा था कि इसरो से जो है कि इन्होंने समझौता किया है, अंतरिक्ष में एक भारतीय नागरिक भी जाएगा जो गगनयान से संबंधित भी है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन, जिसमें 6 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। इंपॉर्टेंट क्या है भारत के लिए? क्योंकि इसमें जो भारतीय उद्यमी और पायलट हैं गोपी थोटाकुरा, ये भी इसमें शामिल है, यानी इन 6 लोगों में यह भी शामिल है। अब यहाँ पे 2 फैक्ट बनते हैं। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बन गए, क्योंकि ये जो 6 अंतरिक्ष यात्री जा रहे थे टूरिज्म के तौर पर जा रहे थे, कोई रिसर्च के लिए नहीं जा रहे थे। और अगर हम बात करें कि राकेश जो शर्मा जी को आपने पढ़ा होगा 1984 के बाद, ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हो गए। अब यहां पे आप कहोगे सर अभी तो आपने मुझे बताया कि जो बालकृष्णन नायर जी हैं या शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये भी तो हैं, लेकिन अभी इनको भेजा नहीं गया है ना दोस्तों। जब भेजा जाएगा तब ये तीसरे बन जाएंगे भारतीय। अभी तो 2 ही लोग तो गए, एक राकेश शर्मा जी गए थे जो केवल अंतरिक्ष यात्रा करने गए थे अपने रिसर्च के लिए, यानी किसी काम से गए थे, जो कि इसरो के द्वारा भेजा गया। अब सब्जी खरीदने नहीं गए थे, भारत सरकार की तरफ से उनको भेजा गया था। लेकिन ये जो गोपी थोटाकुरा गए हैं ये एक पर्यटक के तौर पर गए हैं, तो पहले पर्यटक हो गए लेकिन ओवरऑल में सेकेंड। अभी अगर जो बालकृष्णन नायर जी या शुभांशु शुक्ला में से जो भी जाएगा वो तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे जो भारतीय अंतरिक्ष जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं भारत का अंतरिक्ष पोर्ट। हालांकि यहां पे एक पोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है जहां से हम अंतरिक्ष में जो है कि लॉन्च करते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत का प्रथम अंतरिक्ष पोर्ट है। लेकिन एक दूसरे पोर्ट को भी जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया या शिलान्यास किया, उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एक ही पोर्ट होने की वजह से बहुत सारा वर्कलोड इस पे हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुलाशेखरपट्टिनम में दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया है और ये थुथुकुडी जिले तमिलनाडु के अंतर्गत है। तो एक आपका पोर्ट पहले से जो चला आ रहा है जिसको हम सार भी बोल देते हैं, वहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के नाम से जानता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा एक और ओपन किया जा रहा है तमिलनाडु में अंतरिक्ष पोर्ट। तो यहां से क्या होगा, इसरो कुछ मिशन तो यहां से लॉन्च कर लेगा कुलाशेखरपट्टिनम वाले से, और जो पहले से कर रहा है सतीश धवन वाले से तो कुछ वहां से करेगा। तो कुल मिला के थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा। अब यहां पे देखते हैं 2005 या 2005 EX-296 क्षुद्र ग्रह, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारतीय प्रोफेसर जयंत मूर्ति का नाम दिया, क्योंकि कई बार होता है कि क्षुद्र ग्रहों के नाम जो है कि कुछ भारतीय इतिहास का मतलब वैज्ञानिकों या दुनिया के किसी और वैज्ञानिकों के सम्मान में दे दिया था उसको नाम। तो इस बार जो नाम दिया गया इस क्षुद्र ग्रह को, ये भारतीय जो प्रोफेसर थे जयंत मूर्ति उनके नाम पे। क्षुद्र ग्रह सामान्यतः कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के। यहाँ पर आप देखोगे कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। इससे पूर्व 2596 वेणु बापू एवं 8348 भट्टाचार्य क्षुद्र ग्रह का नामकरण ऑलरेडी प्रोफेसर MK वेणु बापू और प्रोफेसर JC भट्टाचार्य के नाम पे किया जा चुका। तो इस तरीके से 3 ऐसे लोग हो गए भारत की तरफ से जिनके नाम पे क्षुद्र ग्रह
का नाम दिया गया है। अब आगे चलते हैं, एक स्टैट्यू शिव शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंडिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के स्टैट्यू शिव शक्ति का नाम को मंजूरी दे दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको नाम दिया गया था जहां पे हमारा चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था, जहां पे उतरता है और जहां पे पहली बार चंद्रमा की सतह पे कदम रखता है, उस कदम को यानी उस जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति नाम दिया था। लेकिन हमारे कह देने से केवल नाम वैलिड नहीं माना जाएगा, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से अप्रूवल ना दे दिया जाए, तब तक दुनिया में उस नाम को कोई यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, IAU ने भी हमें इसकी मंजूरी दे दी, हमारे नाम को जो है कि मान्यता दे दी। अब हम वर्ल्ड के स्तर पे इस चीज को देखेंगे, कहीं पर भी अमेरिका में भी अगर पढ़ाया जाएगा तो यही कहा जाएगा कि इंडिया ने जिस पॉइंट पे लॉन्च किया ना, उसे हम स्टैट्यू शिव शक्ति के नाम से जानते हैं। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के जिस सतह पर उतरा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव शक्ति नाम दिया था। तो केवल इनके कह देने से नहीं होगा, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता नहीं मिलती, तो अब तो मान्यता भी मिल गई है, तो हमारे लिए बेस्ट हो गया। चलिए विक्रम फर्स्ट के चरण 2 का परीक्षण हम लोग करते हैं। 27 मार्च 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया गया, और इस स्टेज 2 को जो नाम दिया गया कलाम 250 दिया गया है। हालांकि स्टेज 2 का मतलब ये होता है यहाँ पे इंजन, जो इसके इंजन होते हैं ना आपके रॉकेट के, उन्हीं का प्रक्षेपण किया जाता है। और मई 2022 में इसी विक्रम फर्स्ट के रॉकेट के तीसरे चरण अर्थात स्टेज 3 का सफल टेस्टिंग ऑलरेडी हमने कर ली थी मई 2022 में, इसको कलाम 100 का नाम दिया गया था। तो अभी जो किया गया है स्टेज 2 यानी कि जो आपके रॉकेट होते हैं मतलब इंजन, उसको कलाम 250 नाम दिया गया। और यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है, क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस भी एक तरीके से प्राइवेट निजी कंपनी है। इसको विक्रम फर्स्ट पूर्णतः कार्बन फाइबर से निर्मित रॉकेट है, कार्बन फाइबर से बनाया गया। हालांकि 20 फरवरी 2024 को इस कंपनी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के मतलब कि योगदान को बढ़ावा देने के लिए यार महिलाओं की रुचियों को बढ़ावा देने के लिए कल्पना नाम से कल्पना फेलोशिप की घोषणा की। कल्पना चावला जी के नाम पे इसको रखा गया है। अब एक और चलते हैं, ओडिसियस मिशन। ओडिसियस मिशन क्या होता है, तो 22 फरवरी 2024 को ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया। इससे पहले अगर आप देखोगे ना, तो चंद्रमा की सतह पे लगभग 4 देश कवर कर चुके हैं, हालांकि अब तो 5 हो गए, अभी उसको ही बात कर लेंगे। देखो, एक आपका USA हो गया, एक आपका रसिया हो गया, एक आपका चाइना हो गया, और एक अपना प्यारा भारत हो गया, जो चंद्रमा की सतह पे लैंड कर चुका है। और अब हमारा जो 5वां कंट्री हो गया वो हो गया जापान। लेकिन इन कंट्रियों के द्वारा जो भी मिशन भेजे गए थे वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित थे, सरकारी संगठनों के द्वारा किया जाता है, सरकारी स्पेस एजेंसियों के द्वारा। लेकिन ओडिसियस एक ऐसा जो है कि मिशन है जो पहली बार किसी निजी कंपनी के द्वारा निजी अंतरिक्ष यान भेजा गया चंद्रमा के तौर पे। इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा, सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, न ही कोई स्पेस एजेंसी थी, सब कुछ इन्होंने अपने से किया। 15 फरवरी 2024 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो भाई फाल्कन 9 रॉकेट भी प्राइवेट कंपनी का है, एलन मस्क की कंपनी है। हाँ, कैनेडी स्पेस सेंटर नो डाउट यूएस की गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जैसे हमारे भारत का आता है जो अंतरिक्ष धवन केंद्र जो है ना, सतीश धवन केंद्र। तो फिर हम एक दूसरा भी डेवलप कर रहे हैं तमिलनाडु पे, ऑलरेडी पहला एक प्राइवेट निजी लॉन्च पैड धनुष के नाम से ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरीके से लॉन्चिंग पैड दे सकती है सरकार, लेकिन बाकी उसमें कोई योगदान नहीं होता है, पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी का होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक कंपनी है अमेरिका में स्थित जिसको इंट्यूसिव मशीन्स कहते हैं, मैकेनिक्स भी कहते हैं, मशीन्स कहते हैं। ये वाणिज्यिक कंपनी थी जिसने IM फर्स्ट कह सकते हैं, इसके तहत इसको प्रक्षेपित किया गया। और नोवा सी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित मेलापार्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया। तो जो नोवा सी रोबोटिक चंद्र लैंडर था ना, इसको मेलापार्ट के जगह पे उतारा। और मेलापार्ट एक कहाँ का जगह है, ये चंद्रमा का साउथ पोल पे एक स्थित क्षेत्र है। ठीक है, नोवा सी लूनर लैंडर को ओडिसियस नाम दिया गया, नोवा सी। तो क्लियर हो पाई बात कि ओडिसियस क्या है, कैसी इसको हम निजी लॉन्च मतलब कह रहे हैं निजी अंतरिक्षण, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का ही पूरा योगदान है। हैप्स की बात करेंगे, हैप्स का एक सफल परीक्षण हुआ फरवरी 2024 में। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज जो कि आपके बंगलुरु में स्थित है, इन दोनों के सहयोग से वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह स्यूडो सैटेलाइट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। तो इसको हैप्स क्यों कह रहे हैं ये भी आगे पता चल जाएगा आपको।
हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च साथ में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु के दोनों लोगों ने सहयोग करते हुए पहला सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह जो है कि परीक्षण सफल कर लिया। अगर हम बात करें इसमें UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं होता है, इसी का प्रोटोटाइप है और ये समताप मंडल तक उड़ान भरने में सक्षम होता है। सामान्यतः क्या होता है, समताप मंडल की हाइट आपको पता है, क्षोभ मंडल 18 पे कंप्लीट हो जाता है, 18-19 पे, फिर वहां से 50 किलोमीटर तक पूरा समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन भी पाई जाती है। तो यहां तक तो रॉकेट नहीं जाते हैं, लेकिन रॉकेट तो इनसे भी ऊपर चले जाते हैं, और जो ड्रोन होते हैं वो सामान्यतः 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर इतनी ही जाती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोटोटाइप है जो समताप मंडल तक भी क्या करेगा, उड़ान भर सकता है, और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा सकता है और कई महीनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार के फ्यूल की जरूरत नहीं है, सोलर एनर्जी से ये काम कर लेगा। जो आपको सूर्य की जो ऊर्जा मिलेगी समताप मंडल में, तो सबसे अधिक अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो ओजोन परत से रुक जाती है, लेकिन हीट तो सबसे अधिक वहीं पैदा होती है। क्षोभ मंडल में भी बाकायदा जो है कि मिलती है, पृथ्वी के द्वारा जो पार्थिव विकिरण भेजी जाती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इन सभी का प्रयोग करते हुए, अर्थात इन शॉर्ट सौर ऊर्जा कहें तो इससे संचालित हो सकता है और कई महीनों तक की उड़ान भर सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार के फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। सामान्यतः इसको हम हैप्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि UAV को हैप्स भी कहा जाता है, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट, या इसे हेल भी कह सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल भी कहा जाता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से स्थित चिल्लेकेरो से इसका प्रक्षेपण किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और भी चीजों को हम देखेंगे। देखो यहां पे हम पढ़ेंगे GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन। अब भैया क्या है GSLV, क्या होता है, वही जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसकी F14 मतलब 14th नंबर की जो उड़ान है इसमें हम बात करेंगे, और इनसैट 3DS की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि 17 फरवरी 2024 को इसरो के द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा किया गया, उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, इस उपग्रह को GSLV F14 प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित धवन, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम लोग सार भी कह देते हैं, वहां पे इसका पार्ट होता है, यहां से लॉन्च किया गया। लेकिन इनसैट की अगर हम बात करें ना, जो इंडियन सैटेलाइट की अगर हम बात करें, तो ये मुख्य रूप से मौसम विज्ञान उपग्रह होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, मौसम की सूचना देते हैं कि किस तरीके का मौसम आ सकता है, कहां पे इसकी बाढ़ होगी, चक्रवात होगा, इन सभी की जानकारी ये देते हैं। तो जितने भी इनसैट की श्रेणी में आते हैं वो सभी के सभी मौसम विज्ञान से संबंधित होते हैं। वर्तमान कक्षा में प्रचालनरत इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों के साथ देश की मौसम विज्ञान सुविधा सेवाओं में वृद्धि करेगा। तो ऑलरेडी हमने जो वेदर के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए थे इनसैट 3DR और इनसैट 3D, इनके साथ साथ एक और जाएगा 3DS के नाम से। तो 3 टोटल हो जाएंगे मौसम से संबंधित उपग्रह, जो क्या करेंगे, इनकी क्षमता को और विस्तृत करेंगे। और यह मिशन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। पूरी की पूरी फंडिंग केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा, जो उसको बजट में धनराशि मिलती है। लेकिन इसमें निम्न प्रकार के विभाग और संस्थान इसमें डाटा का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से होंगे, जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, फिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जो कि नोएडा में स्थित है, ये भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है, ये भी इसमें शामिल है। और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि भाई मौसम की जानकारी तो सभी को चाहिए, चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हो चाहे वो तटीय क्षेत्र हो। इसके बाद ESSO भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। तो ये 5 प्रकार के संस्थान या विभाग जो है कि इसमें शामिल होंगे। हालांकि GSLV की 14th उड़ान है और यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ साथ ये GSLV की 10वीं उड़ान होगी। टोटल देखा है तो 16 उड़ान होगी, लेकिन अगर हम स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की बात करेंगे तो 10वीं उड़ान इसकी हो गई है। क्लियर होगी बात। GSLV का इनसैट 3DS क्या था तो समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट। अब चलते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी C58 एक्सपोसैट मिशन जो कि एक्सरे से संबंधित है। कैसे होगी, एक्सरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 10 महीने पहले या 9 महीने पहले 1 जनवरी 2024 को इसरो ने PSLV C58 से एक्सपोसैट, इस तरीके से एक्सपोसैट उपग्रह को क्या किया, प्रक्षेपित किया, और ये PSLV की कुल 60वीं उड़ान थी। अगर हम बात करें एक्सपोसैट की जो फुल फॉर्म है एक्स रेज
पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह की ध्रुवों के ऊपर जो एक्सरे का जो बंडल बन रहा है उसका अध्ययन करेगा। अर्थात इसरो का ये पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्स रेज के उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान करेगा। कहने का मतलब हो गया कि जो अलग अलग जो खगोलीय स्रोत होते हैं जहां से एक्स रेज की उत्पत्ति होती है और अंतरिक्ष में पोलराइजेशन हो रहा है यानी कि ध्रुवीकरण बन रहा है, इसका स्टडी किया जाएगा। हालांकि इसमें 2 पेलोड भी लगाकर भेजे गए, एक आपका पोलिक्स के नाम से है, दूसरा आपका एक्स स्पेस मतलब कि इस तरीके से है। तो पोलिक्स का मतलब है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज हो गया, दूसरा एक्सरेज स्पेक्ट्रोमीटर एंड टाइमिंग हो गया। इन दोनों पेलोड्स को भी लगा के भेजा गया है। पोलिक्स का जो विकास है वो रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु के द्वारा किया गया है और XSPECT को UR राव उपग्रह केंद्र अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह ने विकसित किया है। आगे देखते हैं, पोलिक्स की बात करें तो मध्यम एक्सरे और ऊर्जा बैंड में पहला ऐसा पेलोड है जो विशेष रूप से पोलरीमीटर मापन करेगा, ये पहली बार हो रहा है। और एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले केवल ऐसे काम के लिए यूएसए के नासा ने ही जो है कि मिशन लॉन्च किए थे, जो ब्लैक होल की स्टडी, न्यूट्रॉन तारों की स्थिति, खगोलीय स्रोतों की स्थिति की बात करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके पूर्व नासा ने 2021 में IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोर मिशन को प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि इसे PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉडल 3 पोएम 3 जिसको हम कहते हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 नाम दिया गया था। अब चलते हम नेक्स्ट एक और बात करेंगे, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान की बात करेंगे। यहाँ पे नंबर पे मत जाना दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं, सारे टॉपिक में लिख रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके आगे पीछे हो सकते हैं। पूरी क्लास देखने के बाद आप अगर मैगजीन अपने पास रखते हो तो हर एक टॉपिक पे आप टिक लगाते चलोगे तो देखोगे कि जो 90% से अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने सब डिस्कस किए। डिफेंस में आऊंगा जब मैं रक्षा विज्ञान में, तो 2-3 टॉपिक मैंने वहां पे स्किप किए क्योंकि वो ज्यादा यूजलेस नहीं है, मतलब यूजलेस होगा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि आप PYQs उठा के देखोगे तो डिफेंस से क्या, तो 2-3 चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है, नहीं तो बाकी नहीं पूछा जाता है। तो वो भी हमने डिटेल किया है। दोबारा पढ़ते हैं, साइकी अंतरिक्ष यान की बात करें तो 13 अक्टूबर 2023 को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, लगभग 1 साल पहले की बात है। और साइकी अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित हुआ। नासा का DSOC यानी कि डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस नामक एक प्रयोग भी भेजा गया इसमें। और साइकी जिसको हम लोग नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम के ही धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया साइकी। तो साइकी क्या है, एक तरीके से आप देखोगे एस्टेरॉयड हो गया, ठीक है, मेटल रिच एस्टेरॉयड हो गया क्षुद्रग्रह, लेकिन यहाँ पे मेटल बहुत अधिक मात्रा में है और इसी के अध्ययन के लिए इसे शुरू किया गया, तो यहाँ पे साइकी नाम दे दिया गया। यह नासा का प्रथम ऐसा मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा। क्योंकि अभी तक नासा जो भी स्टडी करता था वो कहीं ना कहीं चट्टानों का, बर्फ का, गैस का, इन सब का अध्ययन करता था क्षुद्रग्रह पे। लेकिन अब ये एक ऐसा जो है कि साइकी नाम का क्षुद्रग्रह जहाँ पे मिनरल्स ज्यादा है यानी कि मेटल्स ज्यादा है, उनका स्टडी की जाएगी। और 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया कि वहां तक ये पहुंच भी सकता है। PSLV C57 की बात करेंगे। C58 की तो हमने उड़ान पढ़ ली थी अभी इससे पहले, जो आपका एक्सपोसैट के नाम से यानी कि पोलरीमीटर वाला था। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे C57 जिसको हम आदित्य L1 मिशन कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे तो प्रश्न मार्च में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन जब पेपर ही नहीं हुआ तो नहीं बना इससे प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे 2 सितंबर 2023 को, लगभग 1 साल पहले, भारत के PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आदित्य वर्ड का मतलब ही समझ लो कि ये समानार्थी है किसका है, सूर्य का है। तो कहीं ना कहीं आदित्य को हम सूर्य के नाम से भी जानेंगे और सूर्य के ग्रहों मतलब सूर्य का ही ये अध्ययन करेगा। लेकिन L1 का मतलब क्या होगा, ये लैग्रेंज बिंदु होते हैं, एक ऐसे बिंदु होते हैं आपके ब्रह्मांड में जहां पर 2 ग्रहों का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। यानी यहां पर अगर हम किसी भी वस्तु को स्थापित करेंगे, किसी भी ग्रह को, सैटेलाइट को, तो ये किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल में नहीं जाएगी, उसके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। तो जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 को संदर्भित करता है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। तो यहां पर अगर हम देखें आदित्य L1 का प्रथम सौर मिशन, मतलब भारत का प्रथम सौर मिशन पहली बार होगा जो सूर्य के
हम ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं, सूर्य का ही अध्ययन कर रहे हैं। जनवरी 2024 को आदित्य L1, ठीक है, जनवरी 2024 को आदित्य L1 लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा स्थापित कर दिया है, हेलो ऑर्बिट। और आदित्य L1 अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर लैंड करेगा न ही उसके निकट जाएगा, बस वहां से दूर रह के उसे केवल घूरता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट किसे कहते हैं? L1 जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ एक थे जोसेफ लुई लैग्रेंज, उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया लैग्रेंज बिंदु। यह एक ऐसा बिंदु या स्थान होता है ब्रह्मांड में यानी अंतरिक्ष में कि जहां पर अगर कोई भी कुछ स्थापित कर देता है कोई वस्तु, तो वहां पर अपना स्थिर हो जाएगा और अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जूझना नहीं पड़ता, आराम से टंगा रहता है वहां पे। हालांकि पूरे ब्रह्मांड में 5 प्रकार के लैग्रेंज बिंदु है, L1, L2, L3, L4, L5। तो टोटल कितने? 5 है, ये भी याद रख लेना। और अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें कि आदित्य L1 मिशन के साथ 7 प्रकार के वैज्ञानिक पेलोड भेजे गए। कौन कौन से? एक तो VELC यानी कि दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनोग्राफ हो गया, सौर पराबैंगनी प्रतिबिंब टेलीस्कोप हो गया, सूट जिसे हम कहते हैं। थर्ड है आपका सोलेक्स, सोलर मतलब कि सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे वर्ण क्रमानुक्रमी। और एक आपका है हेलियोस, उच्च ऊर्जा और L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे वर्ण क्रममापी। और आदित्य और सौर पवन कण प्रयोग और प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 6, अभी एक और मिलेगा, यहाँ पे इसे पापा भी बोल देते हैं हम लोग। और 7वें नंबर का ये रहेगा आपका, क्या रहेगा 7वें नंबर का? उन्नत त्रिअक्षीय उच्च विभेदन डिजिटल मैग्नोमीटर रहेगा इसमें। अब चलते हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नभमित्र डिवाइस की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नभमित्र डिवाइस। नभमित्र डिवाइस क्या है? इसरो ने नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण की उपलब्धि हासिल कर ली। पहली चीज इसरो ने शुरू किया, यानी भारत से संबंधित हो गया। दूसरा, अभिनव सुरक्षा उपकरण, यानी कि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से संबंधित है। क्या है ये? केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया उपकरण एक मत्स्य नौका पे किया गया। मतलब कि ये जो नींदकारा नगर जो एक उपनगर है केरल, तो इंपॉर्टेंट नगर नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि केरल में एक मत्स्य नौका यानी कि जो मछली पालन के लिए जो नौका जाती है, जिसमें जो लोग मछुआरे जाते हैं ना, उनके ऊपर ही लगाया गया, मतलब नाव में लगा दिया गया। और इसको इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसको हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया, उसके द्वारा विकसित किया गया। समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। कई बार होता है कि जो मछुआरे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि पानी के बीच में कोई बॉर्डर तो है नहीं कि भाई श्रीलंका का क्षेत्र आ गया या पाकिस्तान का आ गया या बांग्लादेश का आ गया। वो मछुआरे क्या करते हैं, समुद्र में मछली को पालते हुए मतलब कि पकड़ने के चक्कर में बहुत आगे चले जाते हैं। इस वजह से दूसरे देश की टेरिटरीज में एंट्री कर जाते हैं, फिर वहां पे मछुआरों का डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि दूसरे देश क्या करते हैं, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हें कैप्चर कर लेते हैं एज अ टेररिस्ट के रूप में या एज अ जासूस के रूप में। ठीक है, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए ही नभमित्र नाम की एक डिवाइस बनाएगी, जो जितने भी मछुआरे होंगे, रजिस्टर्ड जो मछुआरे होंगे, उनकी नौका पे डिवाइस लगाई जाएगी, ताकि जैसे ये नौका अगर इंडियन रीजन को क्रॉस कर रही होगी तो वहां पे तुरंत एक अलार्म बजेगा और उस अलार्म के माध्यम से वहां पे मैसेज जा पाएगा नौका के ऑनर के कि भाई अब आगे आप मत जाओ, क्योंकि भारत की टेरिटरीज खत्म हो रही है। अब वहां से श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी अन्य देश की टेरिटरीज शुरू होने वाली है, जिसके बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुरंत वहां से बैकअप करिए, तुरंत बैकअप करिए, तो ये चीजें बेहतर होंगी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, चलिए पूरी कहानी इसकी भी पढ़ेंगे। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 3 के नाम से प्रक्षेपित किया गया। LVM 3M4 के माध्यम से इसको जो है कि प्रक्षेपित किया गया। ये यहाँ पे 4 नहीं होगा दोस्तों, ये यहाँ पे 3rd होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। LVM M3 जो कि LVM 3 रॉकेट की कौन सी थी, चौथी परिचालन उड़ान थी। चंद्रयान 3 के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट लगाए गए थे, क्या क्या घटक थे? तो एक तो था आपका एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल था, एक लैंडर मॉड्यूल था, एक रोवर मॉड्यूल था। 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में क्या किया, सफल हो गया था। किसको? लैंडर को। विक्रम लैंडर उसका नाम था। हालांकि भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में विश्व का एक चौथा देश बना। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि 5वें देश के नंबर पे आपका जापान भी शामिल हो गया, क्योंकि जनवरी 2024 में जापान भी सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो गया और ये 5 नंबर का देश हो गया। लेकिन फिर भी भारत दुनिया में नंबर 1 देश क्यों बन गया? क्योंकि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव होता है ना, उस क्षेत्र पे सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। क्योंकि मैक्सिमम जो देश थे, अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान, इन्होंने चंद्रमा का जो भूमध्य सागरीय देश है, मतलब भूमध्य रेखीय देश है, जो 0 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, उस जगह पे ही लैंड किया। क्योंकि वहां पे क्या होता है, विचलन बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती होती है या तो साउथ पोल या तो नॉर्थ
नॉर्थ पोल, जहां पे विचलन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंडर वगैरह होते हैं वो ज्यादातर क्रैश कर जाते हैं। लेकिन भारत ने यह उपलब्धि बहुत ही पेशेंस और धैर्य के साथ हासिल कर ली कि भले हम चंद्रमा पे जा रहे हैं लेकिन हम टेक्निकल काम करेंगे, यानी कि कहते हैं ना कठिन परिस्थितियों वाला काम करेंगे, और वहां पर भी हमने अपनी प्रतिभा का परचम फैलाया और दुनिया में पहले देश बन गया ऐसे जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करते हैं। और इसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसको मान्यता भी मिल चुकी है। अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई। चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो चंद्रमा से जिस स्थान पे अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसने, उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया था चंद्रयान 2 के लिए। और चंद्रमा की सतह, वह स्थल जहां पे लैंडर स्थित हुआ, के आसपास का तापमान उसने देखा कि 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही वो सतह से लगभग 80 मीटर, किलोमीटर नहीं, 80 मीटर के आसपास नीचे जाता है तो तापमान माइनस में चला जाता है। और प्रज्ञान रोवर में संलग्न जो LIBS यानी लिप्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रो इसको इस उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया गया इसको। और इस क्षेत्र में जिसकी उपस्थिति हमें देखने को मिली चंद्रमा की सतह पे, सल्फर की उपस्थिति मिली, साथ ही साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन की भी जानकारी मिली। और विक्रम लैंडर ने संलग्न जो इसमें रंभा था, रंभा की मदद से चंद्रमा के प्लाज्मा वातावरण का भी अध्ययन किया गया। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है, एक तो प्लाज्मा वातावरण की बात होगी, दूसरा सल्फर की उपस्थिति, तीसरा वहां पे ऑक्सीजन और सिलिकॉन जैसे खनिज की भी उपस्थिति देखने को मिली है। चलते हैं नेक्स्ट, हम शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। भैया शनि ग्रह क्यों चर्चा में आ गए हैं? यहां देखोगे सर्वाधिक उपग्रह वाला अब ये प्लेनेट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है और इस तरीके से शनि के उपग्रहों की संख्या 83 से बढ़कर 146 हो गई। वर्तमान में कितने हो गए? 146। शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया। यानी अभी तक जो कि बृहस्पति सेकंड नंबर पे चलता है, किसी भी प्लैनेट के 100 से अधिक उपग्रह नहीं थे, खुद आपके शनि के भी नहीं थे, उसके भी 83 पे रुके हुए थे। लेकिन इस बार उसके 63 उपग्रहों की और खोज कर ली गई, जिसके बाद 100 को क्रॉस करते हुए 146 पहुंच गया। हालांकि टाइटन जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हो गया। मतलब हमारे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह वो गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का है। सेकंड नंबर पे टाइटन आता है जो कि शनि का होता है। अब यहाँ पे संख्या देख लो, शनि की हो गई 146, बृहस्पति की हो गई 95, यूरेनस के हो गए 98। मंगल ग्रह के फोबोस और डीबोस नाम के 2 उपग्रह होते हैं, जबकि पृथ्वी का आपका चंद्रमा है 1 उपग्रह। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, जो कि भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अब कार्यशील हो गया है, शुरू हो चुका है। 31 अगस्त 2024 को गुजरात में स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 यानी जिसको हम कैप्स 4 का परिचालन प्रारंभ हो गया। काप्स का मतलब हो गया के फॉर काकरापार, ठीक है, ए फॉर एटॉमिक, पी फॉर पावर, एस फॉर स्टेशन, यानी काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई का जो 4 यूनिट था उसका भी परिचालन शुरू कर दिया गया। यह भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारित जल रिएक्टर है। क्या है? प्रेशर हैवी वाटर रेजिस्टेंस के नाम से अगर आप देखोगे रिएक्टर, ये दूसरा है हमारा। काप्स 4 का व्यावसायिक परिचालन कब होता है? 31 मार्च 2024 को प्रारंभ कर दिया गया था व्यावसायिक परिचालन। अब यहां पर अगर आप देखोगे काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 3 की बात करें तो यह भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाला था जो कि दाबित भारित जल रिएक्टर था। तो पहला हो गया आपका काप्स 3 जो कि स्वदेशी है, और काप्स 4 यानी काकरापार की जो 4 यूनिट है वो दूसरा स्वदेशी है। दोनों ही 700 मेगावाट के। और इस तरीके से आप देखोगे तो इसका व्यावसायिक परिचालन भी 30 जून 2023 को प्रारंभ हो चुका था। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो वर्तमान में भी टोटल भारत में 24 परमाणु संयंत्र हो चुके हैं। और इसी के साथ भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़ के, न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ के 8080 मेगावाट तक पहुंच गई है। हालांकि जो मैंने मिनरल रिपोर्ट कराई थी और उसी मिनरल रिपोर्ट के अंतर्गत जो रिन्यूएबल एनर्जी के टॉपिक को मैंने कराया था आर्थिकी से, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर उसे पूरा करा दीजिए। तो पूरा उसमें जैसे बजट है, यूपी बजट, सेंट्रल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो मैं इसी मैगजीन के माध्यम से कराऊंगा। मैंने वहां पे बताया भी था, और 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कराए थे वहां पे। उसमें मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में एटॉमिक एनर्जी का जो परसेंटेज है 1 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, जो कि 8080 मेगावाट तक है। 19 सितंबर 2024 को भारत के तीसरे स्वदेशी दाबित जल भारी रिएक्टर पहली बार नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित वाला
है। तो पहली बात करेंगे काकरापार यूनिट 3 और यूनिट 4, ये दोनों ही स्वदेशी है हमारे। थर्ड नंबर पे जो स्वदेशी होगा वो राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आएगा। और ये कहाँ स्थापित होगा, तो राजस्थान के चित्तौड़ जिले में रावत भाटा में स्थित होगा। चलिए एरावत की बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट जारी हुई थी तो 1 जून 2024 को द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 लिस्ट जारी की गई, जो कि 63वां इनका संस्करण है ये। तो यहां पर आगे देखते हैं कि अमेरिका के सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत फ्रंटियर नाम का जो कंप्यूटर है वो विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो पहली रैंक मिली है फर्स्ट नंबर पे फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। सेकंड नंबर पे अरोरा, ये भी अमेरिका का है। क्या भारत के भी कुछ शामिल हुए हैं, तो बिल्कुल टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में 4 सुपर कंप्यूटर हमारे भारत के शामिल हुए हैं। लेकिन उन 4 में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीड वाला है वो आपका हो जाएगा एरावत, PSAI, जो कि भारत में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एरावत। इसको पूरे 500 के अंतर्गत समग्र रूप से 110वीं रैंक हासिल हुई। हालांकि इंडिया में तो पहले नंबर पे आ गया। और इसकी जो गति होती है ना, जो कंप्यूटरों की जो गति होती है प्रोसेस करने की, वो 8.50 पेटाफ्लॉप्स थी। और एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर AI क्षमता से भी लैस है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है। बात करेंगे भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्थापित किया गया एरावत, जो कि एरावत की फुल फॉर्म हो जाएगी AI रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज एसिमिलेशन नाम दिया गया। परम सिद्धि की बात करेंगे AI, जो कि सेकंड था, 185 स्थान प्राप्त हुआ। प्रत्यूष की बात करेंगे 230वां स्थान प्राप्त हुआ। मिहिर की बात करेंगे 388 प्राप्त हुए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 4 ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो टॉप 500 में शामिल हुए भारत की तरफ से। एक तो आपका एरावत हो गया, दूसरा आपका परम सिद्धि AI, तीसरा प्रत्यूष, चौथा मिहिर। तो ये 4 सुपर कंप्यूटर हैं जो टॉप 500 में शामिल हुए। लेकिन कुछ भारत के अंतर्गत और भी सुपर कंप्यूटर हैं जो कहां कहां पे एस्टैब्लिश किए गए। अभी लेटेस्ट की बात करें जो 27 सितंबर 2024 को उद्घाटित हुआ, परम रुद्र के नाम से। ये सुभाष SN बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र नेताजी जो थे, तो उनके राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र कोलकाता में स्थापित हुआ। परम अनंत की बात करेंगे IIT गांधीनगर में। परम प्रवेगा की बात करेंगे IISc बंगलुरु में। परम शिवाय IIT BHU और परम संगणक IIT कानपुर। ये 2 सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो यूपी के अंतर्गत IITs में स्टैब्लिश, एक IIT BHU और एक IIT कानपुर। कई बार होता है परम कामरूप पूछा जाता है, तो कामरूप नगर आपको पता होना चाहिए असम में, तो वहां पे IIT गुवाहाटी में स्टैब्लिश है। आगे चलते हैं। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण। तो यहां अगर हम देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण किए जाने की बात है। अप्रैल 2024 सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आइसलेट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ले ली है। फ्रांस के शोधकर्ताओं के द्वारा आइसेल्ट का निर्माण किया गया। आइसेल्ट विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली MRI मशीन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मस्तिष्क की रचना के बारे में हमारी समझ को और भी फिल्टर करना और भी बेहतर करना। यह तकनीक अल्जाइमर, पार्किंसंस जैसे रोगों के लिए न्यूरोडिजेनरेटिव स्थितियों में काम कर सकेगी और उसके निदान के लिए और हमें शारीरिक डेटा प्रदान कर सकेगी। MRI की जो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। शरीर के अंदर की छवियों यानी कि तस्वीर लेने के लिए चुंबकत्व और रेडियो तरंगों का उपयोग करके चित्र बनाया जा सकता है इससे। तो ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया है। यहां पर देखेंगे कि 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया है और इसे वूश यानी वूश का नाम भी दिया गया है। वूश का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप देखोगे वेक टू हैमट ऑपरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट, तो वूश के नाम से जान लो। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। मतलब अभी जो हम लोग भारत में वंदे भारत जैसी ट्रेनें देख रहे हैं ना, वो एक तरीके से सेमी हाई स्पीड है, लेकिन जो फुल हाई स्पीड वाली होती है जिसको हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, तो उसमें केवल अभी एक ही कॉरिडोर अप्रूवल मिला है जिसको हम लोग कहते हैं मुंबई अहमदाबाद। आगे देख लेते हैं इसको। भारत में कुछ और भी चिन्हित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जहां पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो दिल्ली लखनऊ वाराणसी यानी लगभग 800 किलोमीटर के बीच में इसको डेवलप किया जाएगा। वाराणसी पटना हावड़ा, फिर उसके आगे का दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर, मुंबई नासिक कानपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद और चेन्नई बेंगलुरु मैसूर। तो ये कुल 7 प्रकार के ऐसे हाई स्पीड रेल है जहां पे इसको इंडिकेट किया जा रहा है कि भाई इस पे काम किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड बातों करेंगे, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जो बहुत सारी वैक्सीन वगैरह बनती है ये भी साइंटिफिक टेम्परामेंट में होती है, तो ये भी साइंटिफिक वाले टॉपिक में आपके कवर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे WHO के द्वारा कोविनेट का अनावरण किया गया। भैया क्या है ये कोविनेट, समझ लेते हैं।
मार्च 2024 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा सार्स कोविड 2 यानी कि जो कोविड वैक्सीन मतलब कोविड वायरस था, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं सार्स के नाम से, तो ये हो गया सार्स कोव 2, और साथ ही साथ MERS कोव और उभरते हुए कोरोना विषाणुओं की निगरानी के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम है कोविनेट, यानी कि कोविड से निपटने के लिए नेटवर्क तैयार किया गया जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा कोरोना वायरस नेटवर्क। और ये वैश्विक स्तर पर रहेगा, यानी क्या होगा कि इस नेटवर्क में ही जिस भी देश में जो भी नए नए जो है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स मिलेंगे अर्थात कि जो उसके वेरिएंट मिलेंगे उन सबकी डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाएगी, ताकि दुनिया के कोई भी देश के वैज्ञानिक एक्सेस कर सके कि अभी विश्व में कौन से देशों में किस रीजन में किस सिम्टम्स के द्वारा नए नए जो है कि वेरिएंट आ चुके हैं। तो कोविनेट में डब्ल्यूएचओ की सभी 6 क्षेत्रीय क्षेत्रों में स्थित जो 21 देशों में लैबोरेटरीज हैं उन सभी में इसको शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारत में भी 3 लैबोरेटरीज आती हैं। वो कौन कौन सी होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। पहली लैबोरेटरीज है ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ए ऑप्शन। सेकंड वाला होगा ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और तीसरा आपका आता है CSIR मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसको हम नीरी नागपुर कहते हैं। तो इन तीनों ही जगह डब्ल्यूएचओ की लैबोरेटरीज हैं। तो जो टोटल आपकी 6 क्षेत्रों में जो 21 देशों में जो लैबोरेटरीज हैं अलग अलग, यहां पर इसको नेटवर्क को स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक देश की बात करेंगे, केप वर्डे, जो कि मलेरिया मुक्त हो चुका है। 12 जनवरी 2024 को डब्ल्यूएचओ ने इसे प्रमाणित कर दिया कि अब यह देश मलेरिया मुक्त हो चुका है, और इस तरीके से पूरी दुनिया में 43 देश हो चुके हैं 43 जो मलेरिया से मुक्त हो गए। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत केप वर्डे की अगर हम बात करें, हालांकि कॉन्टिनेंट में नहीं आता, लेकिन अफ्रीका का जो रीजन है ना, जो अटलांटिक और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, तो ये रीजन में रहता है, अर्थात कि समुद्री क्षेत्र में रहता है अटलांटिक में। तो केप वर्डे अफ्रीकी महाद्वीप का एक तीसरा देश हो गया, जबकि इससे पहले मॉरिशस 1973 में मलेरिया मुक्त हुआ था, और अल्जीरिया जो कि 2019 में मलेरिया मुक्त हुआ। अब आप कहोगे सर मॉरिशस तो इसमें नहीं आता है, तो अगर आप गौर से देखोगे मॉरिशस को, तो वो आपको देखने को मिलेगा कहां पे, मेडागास्कर के पास ही मिलेगा, इंडियन ओशन में, क्योंकि ये अफ्रीकी क्षेत्र में ही आता है। केप वर्डे मध्य अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का एक आइलैंड होता है। तो ये तीसरा अफ्रीकी देश हो गया, ओवरऑल में 43 देश हो गए। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, तो ये टीबी रिपोर्ट एक 2023 में आई थी। इसको पढ़ते हैं कि 7 नवंबर 2023 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट, इसमें 192 देशों के टीबी मामलों के आधार पे रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें कहा गया रिपोर्ट के अनुसार कि कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी दूसरी बड़ी बीमारी है। यानी जितनी बड़ी त्रासदी, जितनी अधिक मौतें कोरोना वायरस से हुई थी पूरी दुनिया में, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो संक्रामक बीमारी है वो टीबी है, जिसके माध्यम से लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस मामले में अगर आप देखोगे तो 2/3 मामले केवल 8 देशों में स्थित है, जिसमें भारत सबसे अधिक योगदान देता है, यानी भारत में सबसे अधिक टीबी के पेशेंट हैं 27%। सेकंड आपका इंडोनेशिया जहां पे 10%, चीन 7.1%, फिलीपींस 7%। इस तरीके से 4 और देश हैं जिनका 3% 2% का योगदान है। तो टोटल जो आपके 100% अगर मामले मान ले, उसके 2/3% तो यहीं से कवर हो जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे अधिक जो है कि देखने को मिलेगा आपको टीबी का मामला। 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य रखा गया कि 90% निर्धारित किया गया कि लोगों को हम जो है कि सुरक्षित कर सके, अर्थात अगले 5 वर्षों 2023 से 27 में वैश्विक रूप से 45 मिलियन लोगों को आच्छादित किया जाए, और इनके जो लक्षण वगैरह हैं, जो इनके सिम्टम्स हैं, इन्हें समाप्त करते हुए सही किया जा सके। सर्वाधिक मामलों की बात करें 2022 के अकॉर्डिंग, तो भारत में ही 27% देखने को मिला है। और जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद ही क्या किया गया, 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया कि हम भारत को टीबी से मुक्त कराएंगे, और भारत का लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित करते, जो कि वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले ही हम निपटा लेंगे। वैश्विक लक्ष्य 2030 तक, लेकिन भारत ने 2025 तक निर्धारित किया कि हम टीबी का उन्मूलन कर लेंगे। हालांकि इसी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक निक्षय मित्र पहल भी शुरू की गई, जो कि टीबी के समापन से संबंधित है, जिसमें क्या होगा, जो इनके निक्षय मित्र होंगे, मतलब इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जो भी टीबी के पेशेंट है उनका देखभाल करो, उनका उपचार करो, उनका इलाज करो, उनकी केयर करो, और इस तरीके से टीबी का समापन किया जाएगा। अब चलते हैं IBCA की बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम एनवायरमेंट को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके 3 चरणों में जो है कि शुरुआत होती है। पहला चरण 9 अप्रैल 2023 को आता है, जब मोदी जी ने IBCA को औपचारिक रूप से क्या किया, लॉन्च किया। लेकिन आगे चल के 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट के द्वारा। और 20 सितंबर 2024 अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आईबीसीए का एक सदस्य देश बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। और साथ ही साथ 3 और देश थे जो आईबीसीए के मेंबर बन गए, निकारागुआ, सोमालिया और इस्वातिनी। हालांकि आपको पता होगा कि आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर वो इंडिया में ही बनेगा, लेकिन फिर भी जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो किसी भी देश में हेडक्वार्टर क्यों ना हो, उस देश को भी कुछ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उस ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे अपनी सरकार, अपने कैबिनेट का अप्रूवल होना जरूरी है। उसी अप्रूवल को 20 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव कर दिया गया कि हाँ भाई, हम भी ऑफिशियली आईबीसीए के मेंबर बन चुके हैं और 3 देश और बन गए इसके साथ ही साथ। हालांकि इसमें मतलब कि लचीलापन भी दिया गया है कि यूएनओ के सभी सदस्य देश भी आईबीसीए के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। हेडक्वार्टर आपका भारत में होगा। 2023-24 से 27-28 तक की अवधि के दौरान 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता का प्रावधान भी कर दिया गया है इसके लिए कि भाई एक मुश्त हम जो है कि बजट देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो बिग कैट्स की बात हो रही है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 7 प्रजातियां आती हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर। हालांकि प्यूमा और जगुआर ये दोनों भारत में नहीं मिलते, जबकि आगे की जो 5 प्रजातियां हैं बिग कैट की, ये पांचों की पांचों भारत में मिलती है। तो ये 7 प्रकार की जो बिग कैट्स हैं इनके संरक्षण के लिए से शुरू किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, क्योंकि देखिए इसी साइंस के अंतर्गत हमने एनवायरमेंट को भी लिख रखा है, डिफेंस को भी लिख रखा है और मेडिकल स्वास्थ्य वाले को भी लिखा है, तो सारी चीजें हम एक साथ ही कैलकुलेट करके इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। रामसर स्थल की बात करेंगे तो भैया देखो 14 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस की एक पूर्व संध्या पे, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, वहां पे 3 नई आर्द्र भूमियों की घोषणा कर दी गई, यानी रामसर साइट यानी वेटलैंड की घोषणा की गई। और टोटल फिर भारत में कितनी होगी? 85। जिन टोटल 85 रामसर साइट के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख, सॉरी 1 करोड़ नहीं, ठीक है, यहाँ पे 13,58,066 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है कि इसके अंतर्गत कवर हो रहा है। तो 3 नई जो आर्द्र भूमियां थी वो कौन कौन सी शामिल हुई, पहले तो ये पता होना चाहिए। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि तवा जलाशय ये एमपी के अंतर्गत स्थित है। तो ये तीनों ही लेटेस्ट अभी शामिल की गई। तो इनके बारे में 2-2 लाइन की जानकारी कवर कर लो। नंजरायण जो पक्षी अभ्यारण्य, ये एक मीठे पानी की झील का स्थल है जो कि तिरुपुर जिले तमिलनाडु में से है। तो आपको भले जिला याद ना रहे लेकिन पता रहना चाहिए किस प्रकार की झील है। दूसरा, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कहां पे? प्रायद्वीपीय भारत में, मतलब दक्षिण भारत की अगर हम खारे पानी की झील की बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। जबकि इससे बड़ी झील कौन सी? पहली पुलिकट है या उड़ीसा की चिल्का झील है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तवा जलाशय के बारे में बात करें तो तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है और तवा जलाशय सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो तवा जलाशय किस बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है, तो सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत, और जो कि नर्मदा की सबसे लंबी नदी है। तो यहां तक तो हो गया, लेकिन कुछ बिहार स्पेशल भी पढ़ लो कि भाई इससे पहले जून 2024 में ही बिहार में भी 2 रामसर साइट की अनाउंसमेंट की गई, एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य और एक नागी पक्षी अभ्यारण्य। तो टोटल बिहार में भी 3 हो जाएंगे, जिसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पूरे भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किसके पास है, तो तमिलनाडु के पास है, 18 हो चुकी हैं। और सेकंड नंबर पे आपके यूपी आती है 10। तो यूपी स्पेशल आपको देना है तो आपको यूपी की 10 रामसर साइट पता होनी चाहिए। जैसे ऊपरी गंगा नदी जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करती है, ये आपके ब्रज घाट से नरौरा के बीच में जो है कि देखने को मिलती है रामसर साइट, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल कवर करती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। दूसरा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली का, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा का, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी का, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा का, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई का, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव का, सरसई नावर झील ये पक्षी अभ्यारण्य इटावा का। और इसके बारे में जान लो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल कवर करता है, लगभग 161 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास होता है, जबकि ऊपरी गंगा नदी सबसे बड़ा एरिया कवर करती है। और अभी 2 और बाकी है, अभी नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। 2 और आती है आपकी, एक आती है हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि बिजनौर की सीमा पर स्थित है, और सबसे लेटेस्ट वाला बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सबसे नवीनतम तौर पे शामिल हुआ जून 2021। उसके बाद से यूपी के खाते में कोई रामसर साइट नहीं आ रही है। संत कबीर नगर में से 3 बातें सीख लो। पहली, सबसे बड़े क्षेत्रफल में ऊपरी गंगा नहर, सबसे छोटे क्षेत्रफल में मैंने अभी आपको बताया जो नीचे है, क्या नाम था इसका, सरसई नावर झील इटावा में। और सबसे लेटेस्ट कि यूपी में जो सबसे लेटेस्ट शामिल की गई थी जून 2021 में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर के अंतर्गत। एमपी को भी जरा देख लो, जब भाई तवा शामिल हुई है तो लेटेस्ट वाली याद रहनी चाहिए। एमपी में टोटल 5 रामसर स्थल है: भोज आर्द्र भूमि,
साख्य आर्द्र सागर, सिरपुर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर और लेटेस्ट आपकी शामिल हुई है तवा जलाशय। अगर हम बात करते हैं कि बिहार स्पेशल के लिए भी कुछ हम पढ़ लें तो 3 यहाँ पे भी होती है। कांवर झील जो कि आर्द्र भूमि, जो कि 2020 में इसको शामिल किया गया था, और ये एशिया की सबसे बड़ी, ध्यान से समझना, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी कहलाती है। फिर 2 और शामिल की गई, नकटी पक्षी अभयारण्य और नागी, दोनों ही बिहार के जमुई जिले के अंतर्गत स्थित है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हम देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड के स्तर पे वायु जो गुणवत्ता रिपोर्ट आती है कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर, सर्वाधिक प्रदूषित देश, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियां, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं इसको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दिया है, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे आपके पास ग्रुप्स होते हैं, वहां पर भी आप अपने छोटे भाई के चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक पे आते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। 19 मार्च 2024 को IQ एयर नाम की जो कंपनी है उसने इसको जारी किया। छठा संस्करण इसका था ये। 134 देशों के लगभग 7,812 शहरों को पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वायु गुणवत्ता के आधार पर इसने एक रिपोर्ट जारी की। तो क्या बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि IQ एयर कंपनी जारी करती है, 134 देश को कवर किया, जिसमें 7,812 शहरों को कवर किया, और इनकी जो रैंकिंग दी गई वो PM 2.5 के आधार पर दी गई है। यहां पर देखोगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट विश्व के 7 देशों ने PM 2.5 के संदर्भ में जो WHO के जो वार्षिक दिशा निर्देश थे उसको अचीव कर लिया, यानी कि सफलता अर्जित किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस एंड न्यूजीलैंड है। लेकिन अगर भाई पूरे दुनिया में अगर बात की जाए ना, तो बेगूसराय बिहार का, जो कि विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। सबसे प्रदूषित देश की बात कर लो तो रैंक 1 बांग्लादेश, रैंक 2 पाकिस्तान, रैंक 3 भारत। देखा जाए तो बाप बेटा पोता तीनों ही है। भारत क्या हो गया, बाप हो गया, उसका बेटा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का भी लड़का हुआ बांग्लादेश, ठीक है। तो तीनों ही जो है कि पूरा परिवार ही प्रदूषण फैला रहा है। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो भाई पूरी दुनिया में रैंक 1 आती है न्यू दिल्ली की, जो कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी। सेकंड नंबर पे आता है आपका ढाका, जो कि बांग्लादेश में मतलब राजधानी है। क्लियर। अब चलते हैं तेंदुओं की रिपोर्ट की बात करेंगे, लेपर्ड की बात करेंगे। यहां देखते हैं कि भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट 2022 की बात करें तो 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तेंदुओं की गणना NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान सहयोग से की गई, यानी कि जो तेंदुओं की गणना हो रही थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान सहयोग से इसको किया गया। कुल आबादी इसकी कितनी है, तो 13,874 वर्तमान में तेंदुओं की आबादी बताई गई। बाघ की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, बाघ को भूल जाओ, ये हम बात कर रहे हैं कुल आबादी तेंदुओं की, जिसमें MP में सर्वाधिक है, लगभग 3900 के आसपास है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, लगभग 2000 के आसपास है। थर्ड नंबर पे कर्नाटक आता है, लगभग 1900। यानी एक्चुअल फिगर बता दूं तो MP में 3907, महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879। ये क्रम से 1 2 3, लेकिन यूपी की कोई रैंक अभी नहीं बताई जा रही। बस इतना जान लो कि 371 जो है कि कुल आबादी में तेंदुए यहां पर है। भारतीय तेंदुओं का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम होता है पैंथेरा पाइस फ्यूस्का, और यह भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में भी कुछ मात्रा मिल जाते हैं। IUCN के अंतर्गत इसको संकटापन यानी कि नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा गया है। यहीं पे अदर फैक्ट के रूप में हम स्नो लेपर्ड की बात करेंगे। हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जो आई थी 30 जनवरी 2024 को रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें बताते हैं कि 718 स्नो लेपर्ड हमारे पास है। सबसे अधिक लद्दाख में मिलेंगे 477, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड 124, थर्ड नंबर पे हिमाचल 51। इनका भी वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ऑन्सिया, लेकिन ये IUCN में सुभेद्य की स्थिति में आ गया, यानी वल्नरेबल, जो कि और भी खतरनाक कंडीशन होती है। और इसी के बचाव के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। हालांकि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर भी यही था, जिसको सीन AC नाम दिया गया था, और 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को होता है, जो आने वाला है, और साथ ही साथ 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया। बर्नीहाट ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि मेघालय के अंतर्गत आता है। जनवरी 2024 में सेरा यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हैजी एयर 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। क्या कह रहा है, जनवरी 2024 में सेरा सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हैजी एयर 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है कि
आपको यह बताया गया कि यह रिपोर्ट एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रगति के आकलन करती है, जिसमें 227 शहरों को शामिल किया था, जिसमें PM10 के अगर संदर्भ में देखोगे तो बर्नीहाट मेघालय का 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर हो गया। और भारत के जो 50 अगर हम सबसे प्रदूषित शहर लेंगे ना, तो सबसे अधिक तो बिहार के 19 शहर शामिल हैं दोस्तों। ये देख लो, अगर हम टॉप 50 शहर को ले लें जो भारत के सबसे प्रदूषित हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आता है बिहार, जिसके 19 शहर शामिल हो गए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से 7 शहर शामिल हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर। देखोगे तो ये सातों के साथ, मतलब सातों को साथ एक साथ वाला नहीं, सनी देओल का डायलॉग नहीं, सातों के सातों आपके पश्चिमी यूपी में स्थित हैं। तो यहां पे इन शॉर्ट मैंने कर दिया कि PM10 के आधार पे अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपका बर्नीहाट मेघालय में, रैंक 2 बेगूसराय बिहार में, रैंक 3 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे आप PM2.5 के आधार पे देखोगे तो रैंक 1 फिर बर्नीहाट को मिली मेघालय, रैंक 2 फिर बेगूसराय को मिली, परंतु रैंक 3 में हमारा यूपी का नाम हट जाता है, रैंक 3 में आपका दिल्ली आ जाता है 2.5 के लेवल पे। तो ये अलग अलग लेवल होते हैं। अब बात करेंगे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क क्या है इसके बारे में। जनवरी 2024 में पेंच बाघ अभ्यारण्य, जो कि MP और महाराष्ट्र के अंतर्गत विस्तारित है, को डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया। और इसका उद्देश्य होता है कि जो प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटने का काम होता है, लाइट पॉल्यूशन जो होता है उससे निपटने के लिए। हालांकि पेंच बाघ अभ्यारण्य में रात्रि वेधशाला, नाइट ऑब्जर्वेटरी भी एक स्थापित की गई है, जो कि तारा अवलोकन के लिए बनाई गई है। और इस तरीके का एशिया का ये 5वां डार्क स्काई पार्क हो गया। इससे पहले जो 4 और हैं, वो ताइवान में एक मिलेगा आपको हेवान पर्वत, जापान में 2 देखने को मिल जाएंगे, और दक्षिण कोरिया में 1 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भारत भी 5वें नंबर पे आ गया। अदर फैक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर यहाँ पे, क्योंकि मुझे याद है कि सर डार्क स्काई पार्क और अभ्यारण्य में क्या अंतर है, हमने पढ़ा था, इस तरीके के कमेंट आए थे मेरे पास। तो मैं बता दूं कि डार्क स्काई पार्क अलग है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जब पूछेगा ना, पार्क नहीं अभ्यारण्य पूछेगा, तो लद्दाख में स्थित है हानले गांव में। और यहाँ पे चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। साथ ही साथ यहाँ हानले में भारतीय खगोलिकी वेधशाला भी स्थापित है। अब चलते हैं नीलगिरी तहर परियोजना की बात कर लेते हैं, जो कि तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है। 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन साहब ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया, और 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु का दर्जा घोषित किया, जिससे इसकी सुरक्षा की जा सके, और नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दे दी। भारत की पहली ये परियोजना होगी जो 2022 से 27 की अवधि के लिए लागू की गई नीलगिरी के बचाव के लिए। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी सेलिब्रेट करने की बात की गई। 7 अक्टूबर को IUCN में इसकी जो स्थिति वो संकटग्रस्त है, यानी कि एंडेंजर्ड है, ये इसकी स्थिति की बात होती है जो IUCN की रेड लिस्ट जारी होती है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे MVABN, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी दवाइयां या वैक्सीन। अगर हम बात करें तो mpox, जो कि स्मॉल पॉक्स का एक फर्स्ट टीका हो गया। 13 सितंबर को WHO ने mpox से निपटने के लिए पहले टीके को मंजूरी दे दी, और इस टीके का नाम है MVABN। ठीक है, MVABN। इसका निर्माण डेनमार्क में स्थित बवेरियन नॉर्डिक, ठीक है, बवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी ने किया है। और यहां से BN का मतलब ही क्या हो गया, बवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी ने किया है। मूलतः यह चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के रूप में डेवलप किया गया। हालांकि इस टीके का तरीका क्या, टीका मतलब इंजेक्शन से दिए जाने वाला, कोई खाने वाली दवा नहीं, इंजेक्शन लगता है इसमें। तो ये 2 खुराक में दी जाती है। सामान्यतः 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए तैयार किया गया, यानी वयस्कों के लिए। लेकिन इनकी 2 खुराक को लेने के लिए 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। 4 सप्ताह का मतलब हो गया एक तरीके से 1 महीने का लगभग गैप होना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि mpox की एक दवा बना दी गई पहली, MVABN का मतलब बवेरियन नॉर्डिक, जो कि डेनमार्क की कंपनी उसने एस्टैब्लिश किया। 17 अगस्त 2024 को WHO के द्वारा कांगो गणराज्य और अन्य देशों में mpox के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। mpox से रिलेटेड कुछ और भी अदर फैक्ट की बात कर लें तो मंकी पॉक्स विषाणु, जिसको अब इन शॉर्ट mpox कहा जाता है, इसके संक्रमण से होता है, जो कि एक तरीके का जूनोटिक रोग होता है। जूनोटिक रोग क्या होता है, अगर आप पशुओं के संपर्क में है और पशु जो है कि उस विषाणु से ग्रसित है, तो मनुष्यों में ये जो है कि बीमारी फैल जाती है। तो जो बीमारी पशुओं से मनुष्य में फैलती है तो उसे हम कहते हैं जूनोटिक रोग। हालांकि ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है कि मुख्य रूप से जूनोटिक रोग की श्रेणी में आएगा। और mpox का जो पहला मामला था 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ही दर्ज किया गया।
अब आगे देखते हैं कॉलरा यानी कि हैजे का एक नया टीका है जिसको हिलकॉल कहते हैं। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया, यानी कि भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया। यह एकल स्ट्रेन यानी कि सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका है। इसका विकास हिलमैन लैबोरेटरीज द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद स्थित बायोटेक के द्वारा किया गया, जो मैंने ऊपर बताया आपको। और इसकी भी 2 खुराक ली जाती है, जबकि 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, यानी 1 वर्ष से कम बच्चे के लिए ये नहीं दी जा सकती है। अदर फैक्ट में अगर हम देखें तो इसी में यूवी कॉल 5 टीका एक नाम से दवा बनी है, जो कि 12 अप्रैल 2024 में WHO ने हैजा के ओरल वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन की सूची में शामिल किया। लेकिन ये इनएक्टिवेटेड ओरल टीका है, यानी निष्क्रिय ओरल टीका है, जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित एक कंपनी है EU बायोलॉजिकल कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। और हैजा बीमारी कैसी होती है? अतिसारीय संक्रमण होता है, यानी कि डायरिया इन्फेक्शन हो जाता है, और ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन या जल का उपभोग करने से होता है। तो क्या कहा जा रहा है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन या जल का उपभोग करने से ही यह बीमारी हो जाती है। अब चलते हैं मलेरिया का एक सेकेंड जो टीका आ गया विश्व में, हम इसकी बात करेंगे, जिसको R21, मलेरिया का नहीं, वो तो डेंगू का था दूसरा, ये मलेरिया का है, R21 मैट्रिक्स M, जो कि ये भी मलेरिया का सेकंड टीका है। 15 जुलाई 2024 को कोटे डी आइवर कहाँ मिलेगा आपको? गिनी की खाड़ी के तट पे मिलेगा। मतलब कि एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहाँ पे लाइबेरिया, घाना, टोगो, कोटे डी आइवर, ठीक है, ये सारे देश हैं। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये, और इस टीके को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश हो गया। अपने जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये पहला देश है जिसने इस टीके को शामिल कर लिया है। यह मलेरिया का दूसरा टीका है, जबकि 2021 में WHO के द्वारा पहले टीके को मंजूरी दी गई थी। तब उसका नाम रखा गया था RTS-AS01, यानी कि मॉस्क्यूरिक्स कहते हैं। RTS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स कहते हैं इसको हम। अब यहां पर देख लो, R21 मैट्रिक्स M टीके का विकास यूके के जेनर इंस्टीट्यूट और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। अर्थात यूके के जेनर इंस्टीट्यूट और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। इसके विकास में वेलकम ट्रस्ट एवं यूरोपीय निवेश बैंक का भी सहयोग है। इसके विकास में यूरोपीय निवेश बैंक और वेलकम ट्रस्ट का भी सहयोग है। अब बात करेंगे भारत में चांदीपुरा विषाणु की बात करते हैं, इसका भी प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में AES एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए हैं। जून से लेके अगस्त के बीच में, जून से लेके 15 अगस्त के बीच में लगभग 245 मामले दर्ज किए एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के, जिसमें बताया गया कि इस AES में चांदीपुरा वायरस की लगभग 65 लोगों में पुष्टि देखने को मिली है, और जिसमें सबसे अधिक प्रभावित लोग गुजरात के रहने वाले हैं, यानी गुजरात में ही है। तो इसको हम लोग CHPV बोलते थे, यानी कि इसको इन शॉर्ट कहेंगे तो CS से चांदी, P से पूरा, V से वायरस। तो चांदीपुरा वायरस जो कि रबडोविरिडे परिवार का एक सदस्य है, और यह मक्खियों, मच्छरों, किलनी जैसे रोग वाहकों द्वारा प्रसारित होता है। सामान्यतः ये 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कि सबसे ज्यादा प्रभावित करता है चांदीपुरा वायरस। अब देखते हैं क्यूडेंगा, जो कि डेंगू का एक नया टीका है, जो कि दूसरा टीका है। 10 मई 2024 को WHO के द्वारा इस टीके को प्री क्वालिफिकेशन में शामिल कर दिया गया। इस टीके को क्या शामिल किया? प्री क्वालिफिकेशन में शामिल किया गया। इसे TAK-003 नाम से भी जाना जाता है, और यह लाइसेंस प्राप्त करने वाला दूसरा टीका हो गया है। इसका विकास जापान में स्थित एक टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया, इसीलिए इसको TAK नाम दे दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं TAK-003 को सामान्यतः 6 से 16 वर्ष के बच्चों में प्रयोग करने की सिफारिश दी गई है। अभी उससे ज़्यादा बड़े और उससे ज़्यादा छोटे लोगों को नहीं दिया सकता। ये भी 2 खुराकों वाला एक टीका, लेकिन इसमें 3 माह का अंतर होना चाहिए। और डेंगू का जो पहला टीका बनाया गया था, जिसको हम लोग क्यूडेंगा नहीं बल्कि डेंगवैक्सिया के नाम से जानते हैं, जो कि CYD-TDV के नाम से होता है। डेंगू के बारे में जान लो तो ये विषाणु जनित रोग होता है जो वायरस से फैलता है, सामान्यतः मच्छरों द्वारा प्रसारित होता है, और वो भी मादा एडीज मच्छर होती है, एजिप्टी। अच्छा, डेंगी ऑल की बात कर लो तो ये भी एक टीका है जो कि भारत सरकार ने स्वदेशी तौर पे इसको डेवलप किया, जो कि डेंगू के स्वदेशी टीके के रूप में इसे जाना जाता है, डेंगी ऑल। हालांकि इसका भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, अभी ह्यूमन के ऊपर यानी कि आम पब्लिक पे यूज करने के लिए अप्रूवल नहीं, अभी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। और इसके ट्रायल की घोषणा ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च एवं पेनेसिया बायोटेक के द्वारा की गई। और पेनेसिया बायोटेक क्या? ये कंपनी है जिसने डेंगी ऑल नाम का क्या किया? डेंगू टीका बनाया स्वदेशी तौर पर। आगे देखते हैं MEN5CV, जो कि मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका है। मेनिंजाइटिस क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी और जो मस्तिष्क में जो हड्डियों को जो सुरक्षा प्रदान करने वाली जो झिल्लियां होती हैं, उसमें जो सूजन आती है, उसी को मेनिंजाइटिस की बीमारी कहते हैं।
देखते हैं यहाँ पे 12 अप्रैल 2024 को WHO के द्वारा मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए इस टीके मैन 5CV को लॉन्च करने वाला पहला देश नाइजीरिया है। ठीक है, पहला देश कौन सा हो गया? नाइजीरिया हो गया। और यह टीका मेनिंगोकोकल जीवाणु की 5 प्रमुख नस्लों के प्रति प्रदान करता सुरक्षा ACWX और Y। मेनिंजाइटिस क्या होती है? एक संक्रमण बीमारी होती है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली में सूजन का कारण बनता है। यह रोग जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों और परजीवियों की कई प्रजातियों के कारण हो सकता है, यानी किसी से भी ये हो सकता है। केवल एक पर्टिकुलर ये नहीं कि विषाणु से होगा, जीवाणु से, ये किसी से भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? मेनिंगोकोकल जीवाणु से ही मुख्य रूप से होता है। अब चलते ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट पे अगर हम देखें 2024 की जो रिपोर्ट आई हुई है, तो यहां अगर आप देखोगे WHO के द्वारा 9 अप्रैल 2024 को जारी की गई। 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु इससे भी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस और टीबी ये विश्व में संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु के दूसरे प्रमुख कारण बने हैं। यानी कि कोविड के बाद यही दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। 2022 में हेपेटाइटिस बी के 50% वैश्विक मामलों के लिए 3 देश उत्तरदायी थे। चीन जो कि 31% से नंबर 1 है, भारत सेकंड नंबर पे 11.7 और थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया आता है। जो हेपेटाइटिस बी, देखो हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे बी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें वैश्विक स्तर के जो 50% मामले ना, उसमें यही 3 देश सबसे अधिक शामिल हो रहे हैं। और अक्टूबर 2023 में मिस्र को हेपेटाइटिस सी संक्रमण समाप्त करने वाला पहला राज्य का दर्जा मिल गया है। यहाँ पे हैवीसियोर के बारे में बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के लिए टीका लॉन्च किया गया। हेपेटाइटिस ए के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि WHO के द्वारा साराह का अनावरण की बात करें तो 2 अप्रैल 2024 को WHO के द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर साराह का अनावरण किया गया है। यानी स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये क्या करेगी? सामान्यतः कि स्वास्थ्य आदतों और मानसिक स्वास्थ्य आदि पर जानकारी प्रदान करने के लिए इसे ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि ये कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह आदि संबंधित जो वैश्विक खतरे होते हैं इसकी समझ हमारी और बेहतर को विकसित कर सकेगा। अब इसी दौरान इंडिया की टीबी रिपोर्ट आती है जो आप देखोगे कि मार्च 2024 में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई। यानी कि मृत्यु होने वाली टीबी की जो संख्या थी, जो कि 2022 में 1 लाख में 237 लोग तो टीबी से मर रहे थे, लेकिन अब ये घट के 199 हो गई है। और मृत्यु दर में अगर आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये मामले हैं, लेकिन मृत्यु की बात करेंगे तो 2015 में जो 28 लोग मर जाते थे प्रति लाख पे, अब 2022 में घट के 23 लोग हो गए प्रति लाख पे जिनकी मृत्यु हो रही है टीबी के मामलों से। हालांकि भारत में रणनीतिक योजना शुरू की गई 2017 से 25 तक, और 2025 में ही भारत क्या करेगा? भारत से टीबी को उन्मूलन करना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं डिफेंस वाले टॉपिक पे। हालांकि डिफेंस के आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे लगभग 8 से 9 साल के, उसमें जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो बड़े मतलब कि लिमिटेड टॉपिक कह सकते हो, लिमिटेड एरिया के, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बस आगे के 15 मिनट में आपकी ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जोरावर की बात करेंगे तो हल्का युद्धक टैंक है। 13 सितंबर 2024 को DRDO के द्वारा भारत के हल्के टैंक का परीक्षण सफल रहा। क्या कहा जा रहा है कि जोरावर की बात करें तो ये हल्का युद्धक टैंक है जो 13 सितंबर 2024 को DRDO द्वारा भारत के हल्के टैंक का परीक्षण सफल किया गया। अब यहाँ पे 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर नामकरण किया गया, जिसमें लद्दाख एवं पश्चिमी तिब्बत में चीनी सेना के विरुद्ध इन्होंने सैन्य अभियान किया था, तो इन्हीं के नाम पे इसे जोरावर दे दिया गया। हालांकि इसका विकास DRDO के अंतर्गत एक CBRDA संस्था है, ब्रांच है, उसने डेवलप किया, और साथ में जो लार्सन टर्बो LNT नाम की जो NBFC होती है इसके सहयोग से इसको डेवलप किया गया। जोरावर टैंक सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में द्रुत गति से उच्च गतिशीलता से तैनात होने के लिए बनाया गया है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया। अग्नि 4 मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, IBM जिसे हम कह सकते हैं। इसकी मारक क्षमता हालांकि 4000 किलोमीटर है तथा अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह पे मार करती हैं, चाहे वो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 देख लो, सब सतह से सतह ही मार करेंगी, कोई हवा में नहीं जाएगी।
अब यहां बात करेंगे कि RINGS यानी कि रिंग्स और मिंग्स इस मिसाइल को मतलब इस मिसाइल को लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करती है। तो ये रिंग्स और मिंग्स क्या होती हैं? रिंग्स का मतलब हो गया रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, और मिंग्स होता है माइक्रो नेविगेशन सिस्टम। इन दोनों के सहयोग से ही ये जो हमारी अग्नि 4 है ना, वो अपने लक्ष्य को बहुत सटीकता से भेद लेती है। हालांकि अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कब किया गया? 7 दिसंबर 2023 को। समुद्र प्रताप क्या है भैया? ये किसे नाम दिया गया? तो एक तरीके से प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे कि 29 अगस्त 2024 को गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण कर दिया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु इसका निर्माण किया गया। उद्देश्य क्या है कि समुद्री तटों पर जो तेल के रिसाव होते हैं, इनकी घटनाओं का पता लगाना और इसको रोकने में मदद करना, क्योंकि तेल के रिसाव होने की वजह से जो समुद्री इकोसिस्टम होता है वो सामान्यतः डैमेज हो जाता है, और डैमेज हो जाने से क्या होता है? बहुत बड़ी एक क्षति हो जाती है हमारे इकोसिस्टम की। तो ये समुद्री प्रताप इसका नाम रखा गया। INS अरिघात की बात करें, जो सामान्यतः 29 अगस्त को विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अरिहंत श्रेणी की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है, ये ध्यान रखना, परमाणु पनडुब्बी। और अगर हम पहली की बात करें अरिहंत श्रेणी की, तो नाम भी उसका था INS अरिहंत, जिसको 2016 में शामिल किया गया। हालांकि INS अरिघात K-15 मिसाइलों से लैस है, यानी इस पे K-15 मिसाइलें भी लगी हुई हैं। और इसके साथ ही INS अरिघात थल आकाश के बाद अब जल के भीतर भी परमाणु वॉर करने में सक्षम हो चुकी है भारत की क्षमता। तो इसको परमाणु त्रयी भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता मजबूत हो गई, यानी कि हम लोग एयर पे भी, थल पे भी और अब जल में भी परमाणु शक्ति से संपन्न हो गए हैं। गौरव ग्लाइड बम क्या है? ये गौरव ग्लाइड बम जो कि DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफल किया, जो कि सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया। इसको डेवलप किया गया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्स लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया। गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है, जो कि लंबी दूरी से लक्ष्यों को ध्वस्त कर सकता है। INS त्रिपुट की बात कर INS त्रिपुट का जलावतरण की बात करते हैं, तो 23 जुलाई 2024 को गोवा में इसका जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 2 अति आधुनिक युद्ध तोपों की श्रृंखला का ये पहला तोप है। यानी हमारे पास पहले से ही युद्ध पोत तो है, लेकिन हम एडवांस लेवल पे बना रहे हैं, जिसमें 2 बनाएंगे, जिसमें से एक पहला बन रहा है, और इसका निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है, और इसका नामकरण एक शक्तिशाली तीर के नाम पर किया गया, त्रिपुट। ठीक है, और ये पहला अवसर है जब इसका निर्माण कोई स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। रुद्रम की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रुद्रम प्रथम का सफल परीक्षण हुआ है। क्या बात है इसके अंतर्गत? तो आप देखोगे 2 मई 2024 को चंदन रेंज राजस्थान में भारत की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल, यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल इसको कहा जाता है, विकिरण रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया, और इसको लोकप्रिय रूप से रुद्रम प्रथम का नाम दे दिया गया, जो समतः हवा से सतह पर मार करने के लिए मिसाइलों की श्रृंखला के रूप में तैयार की जा रही है। मारक क्षमता इसकी अलग अलग होती है, लेकिन अधिकतम 200 किलोमीटर होगी, और सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान के साथ इसको एकीकृत किया गया। ये इसी पर रहेगी, मुख्य रूप से लगी रहेगी इसके साथ, लेकिन अलग अलग जो है कि लड़ाकू विमानों के साथ भी इसको लगाया जा सकता है। 29 मई 2024 को रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण भी कर लिया गया। तो रुद्रम के दोनों फेज, जो रुद्रम फर्स्ट और सेकंड, दोनों का परीक्षण हो चुका है। फिलीपींस की बात करेंगे, जो ब्रह्मोस को लेकर चर्चा में था कि ब्रह्मोस को आपूर्ति की गई। ब्रह्मोस की 19 अप्रैल 2024 को भारत ने इसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। इस तरह ब्रह्मोस प्राप्त करने वाला फिलीपींस पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है। क्या हो गया कि ये ब्रह्मोस जो है कि प्राप्त करने वाला जो फिलीपींस है वो पहला विदेशी राष्ट्र बन चुका है। क्योंकि ब्रह्मोस की बात करें तो ये रसिया और भारत के बीच का संयुक्त उद्यम है, लेकिन आज तक किसी भी विदेशी देश को यहाँ पर सौंपा नहीं गया था, लेकिन फिलीपींस को सौंपा गया है। तो ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल DRDO एवं रूस के NPO का संयुक्त उद्यम है। नाम इसका ब्रह्मोस क्यों पड़ा? क्योंकि भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी जबकि रूस की मस्कवा नदी को संयुक्त करते हुए ब्रह्मोस नाम दे दिया गया। और इस मिसाइल की जो गति 2.8 मैक गति होती है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण 3 अप्रैल 2024 को बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर होती है, और इसका परीक्षण ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV, जो कि FWD-200B नाम दिया गया, फ्लाइंग वेज डिफेंस है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में जाता है, और इसकी पहली उड़ान 3 सितंबर को सफल रही। अब चलते हैं मिशन दिव्यास्त्र की बात कर लेते हैं। तो 11 मार्च 2024 को
डीआरडीओ ने MIRV प्रौद्योगिकी से युक्त अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान सफल कर लिया। ओडिशा के स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। और MIRVV जो प्रौद्योगिकी है, इससे युक्त होने के बाद भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिसमें USA, UK, रसिया, फ्रांस, चाइना आते हैं। भारत भी इसमें शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास वो क्षमता है कि पारंपरिक जो हथियार हैं वो तो है ही है, साथ में नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों का वहन कर सकता है ये अपने ऊपर। जैसे मान लो कि हमें अगर हवा में नाभिकीय हथियारों को लेकर जाना और न्यूक्लियर वेपन को, तो हमें एक अलग प्रकार का लॉन्च व्हीकल चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने इसको तैयार किया अग्नि 5 को, यहाँ पे जो पारंपरिक हथियार होते हैं, मिसाइलें वगैरह, साथ ही साथ ये नाभिकीय को भी ले जा सकती है। MIRV जो टेक्नोलॉजी है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इंडिपेंडेंट रूप से MIRV प्रौद्योगिकी किसी मिसाइल को एक साथ कई युद्ध शीर्षों यानी कि मल्टीपल वॉर हेड्स को वहन करने और उन्हें किसी लक्ष्य को स्वतंत्र रूप से दागने में सक्षम बनाता, अर्थात पृथक पृथक लक्ष्य पे आराम से हमला किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इसकी क्या है? क्योंकि अति आधुनिक जो रडार होते हैं, संचार प्रणालियां होती है और इंटरसेप्टर होते हैं, ये तो मिसाइलों से युक्त किसी भी देश की मिसाइल प्रतिरक्षा को क्या करते हैं, पारंपरिक मिसाइलों के विरुद्ध मजबूत करते हैं। कि पारंपरिक मिसाइलें क्या होती है, इनको नहीं भेद पाती है, यानी इनकी रडार में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। लेकिन जो MIRV होती है ना, ये कोई भी जो MIRV प्रौद्योगिकी लेस मिसाइल होती है वो इन प्रणालियों को निष्फल कर देती है। यानी कि ना तो रडार, संचार प्रणाली, इंटरसेप्टर किसी भी रेंज में आती नहीं है, वो चोरी से अपना काम करके निकल जाती है। KG परियोजना देखते हैं, कृष्णा गोदावरी परियोजना। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG DWN 98/2 ब्लॉक से पहले कच्चा तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानी कि ये क्या करेगा, जो क्रूड ऑयल होता है उसके वाहक पोत के रूप में काम करेगा स्वर्ण सिंधु। अब नेक्स्ट देखते हैं अगालेगा द्वीप। कई बार एग्जाम में होता है, पूछता है कि भाई जो लेटेस्ट अभी हाल ही में द्वीप चर्चा में वो किस देश के संरक्षण में है। तो अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते हैं। 29 फरवरी 2024 को मॉरिशस के अगालेगा द्वीप, अब यहाँ पे देखो बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगालेगा द्वीप किस देश के कंट्रोल में है, तो ये मॉरिशस के द्वीप पर है। हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप और सेंट जेम्स जेटी घाट का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा किया गया संयुक्त रूप से। 2015 में दोनों देशों के मध्य इसके लिए समझौता ज्ञापन किया गया था। जबकि मॉरिशस की अगर हम विशेषता बताएं तो भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको लागू करने वाला ये देश का मतलब कि दुनिया का पहला देश बन गया। साथ ही साथ यहाँ पे UPI और रुपे कार्ड भी लॉन्च किया गया है मॉरिशस के अंतर्गत। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। 7 नवंबर 2023 को, लगभग 1 साल पहले, DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इसको SRBM भी बोलते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये नई पीढ़ी की सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्षों को वहन करने के लिए डिजाइन की गई है, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि MIRV टेक्नोलॉजी से जो लैस है मिशन ब्रह्मास्त्र, क्या था, यही तो था, नहीं, दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र। तो ये तो आपके पारंपरिक और नाभिकीय दोनों लेके जा रही थी। लेकिन प्रलय मिसाइल की बात करेंगे तो पहली चीज तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष यानी कि कन्वेंशनल जो वॉरहेड्स होते हैं इनको ही ढो सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की क्लास। और आप लोग कहेंगे कि सर अभी एक टॉपिक आपने छोड़ दिया, कौन से, जो प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं। आई नो, मैं जानता हूं उसमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं थी जिसको हम एलिमिनेट कर सके, तो उसको लिखना नहीं था, लेकिन उसकी फोटो लेके मुझे ऐड करनी थी इसमें PDF, जो बाई मिस्टेक में भूल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कवर नहीं करेंगे। यूपी स्पेशल जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो यूपी स्पेशल से पहले मैं इन्हीं चीजों को कवर कर दूंगा। आपकी जो प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यास होते हैं उनको पूरा जो 30-32 है, बस एक एक बार चीजों को रीड कर लेना, कौन से किस देश के साथ हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल को भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना दोस्तों। साथ ही साथ आप हमारी इस PDF को अगर परचेस भी करना चाहते हो तो 8527594636 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, और यही नंबर आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। वहां से मेरी टीम आपको पेड की पूरी डिटेल आपको दे देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।